यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या हुआ, यहीं से जल भी निकलेगा। मत मायूस हो मत घबरा इन अंधेरे से ऐ मेरे साथियों, मत मायूस हो मत घबरा इन अंधेरे से ऐ मेरे साथियों। इन्हीं अंधेरे आज से सुनहरा कल भी निकलेगा, सुनहरा कल भी निकलेगा। ठीक है, तो चलिए आपका स्वागत है अपना चैनल केजन क्लासेस 786 पे। और आप सब लोग अच्छे से अपना छठ पर्व मना लिए होंगे, है ना, सब मना लिया है ना। तो चलिए अब क्लास 2-3 दिन ऑफ भी हो गया है और आज हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे। आज का जो सेशन रहने वाला है हम लोग का, आज हम लोग करेंगे क्लास 10th का ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं और चैप्टर 2 आज होगा भूमि और मृदा संसाधन। इसका आज पार्ट 1 रहेगा। ठीक है, आज जितना हो सकता है करेंगे, बाकी पार्ट 2 तक कोशिश करेंगे ख़त्म करने का। ठीक है ना। और पार्ट 1 इसका अपलोड है, क्वेश्चन आंसर भी इसका कर दिए हैं जो लोग नहीं देखे हैं। हाँ चैप्टर 1 सॉरी, हाँ चैप्टर 1 जो है इसका अपलोड किया हुआ है और बहुत कुछ पढ़ा दिया गया है। हिस्ट्री एक चैप्टर ख़त्म है, सिविक्स ख़त्म है, इकोनॉमिक्स ख़त्म है, सब पढ़ा दिया है, मैथ भी पढ़ाया हुआ है। आप लोग जाकर देखिए, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब खत्म है, सब अपलोड है। जो लोग नहीं देखे जाकर देख लीजिए एक बार। टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ रहता है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ज़रूर जुड़ जाइए ताकि क्लास का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में फैलाइए, है ना। तो चलो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, भूमि और मृदा संसाधन। तो ज्योग्राफी के लिए पिता किसको बताए थे, बताओ कौन था रे? इरेटोस्थनीज थे ना, कौन थे, भूल जाता है। चलिए तो आज हम पढ़ेंगे, इसमें पढ़ने वाले हैं भूमि, है ना, भूमि और मृदा के बारे में। तो इसमें 2 चीज़ आया है। अच्छा, संसाधन आप लोग को पहले ही पढ़ा चुके हैं, पहला चैप्टर में। संसाधन किसे कहते हैं? जो मानव के लिए आवश्यकता को पूर्ति करता हो, मानव के सुख सुविधा प्रदान करता हो, उसके लिए पूंजी का काम करे, है ना, उसको आराम दे, वो क्या है, जिसको हम यूज करते हैं उसको संसाधन बोलते हैं। सब बता चुके हैं, पहला चैप्टर में हो गया है। ठीक है, अब हम यहाँ बताओ कि भूमि है और मृदा है। तो बताना कि क्या भूमि को हम मृदा बोल सकते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हैं। मृदा का मतलब मिट्टी, मृदा का मतलब, तो क्या भूमि को हम मृदा बोल सकते हैं? तो भूमि को मृदा नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि मृदा हम उसको बोलते हैं कि जहाँ पर हम खेती करते हैं, जहाँ पे हम फसल उपज करते हैं, फसल उगाते हैं, उसको क्या बोलेंगे? मृदा बोलेंगे। ठीक है, अब ध्यान समझना, भूमि में तो बहुत कुछ आता है। जैसे हम भूमि पे हमारा घर बना हुआ है, कल कारखाना भूमि पे बना हुआ है, भूमि पे पर्वत है, पठार है ना रे, सारा चीज़ बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है? कहीं पे पानी भी जमा हुआ है, ये सब भूमि पे ही है। तो क्या सब जगह पे हम खेती करते हैं? नहीं करते हैं। तो जहाँ पे सिर्फ खेती करते हैं, यानी जिस जगह पे खेती करते हैं, जिस भूमि पे खेती करते हैं, उसको मृदा बोलेंगे। पॉइंट क्लियर हो यहाँ तक? अब बात आता है कि सर मृदा के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, है ना, मृदा का भी अध्ययन होता होगा ना। तो मृदा के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? जिस तरीके से आप लोग हर चीज़ का क्या बोलते हैं, मृदा का अध्ययन को, हाँ मृदा का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मृदा के अध्ययन का मतलब मृदा के बारे में जानकारी प्राप्त करना, उसके ऊपर रिसर्च करना, क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं पेडोलॉजी। क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी। तो पूछेगा कि बताइए मृदा के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो पेडोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेडोलॉजी कहते हैं। याद रहेगा। अब यहाँ पर ध्यान समझिएगा। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं भूमि के बारे में। किसके बारे में देखते हैं? भूमि। मृदा समझ चुके हैं, अब थोड़ा सा भूमि को समझते हैं कि भूमि आखिर है क्या। तो देखिए भूमि जो है, बताओ भूमि के बिना का हम लोग का जीवन संभव है? भूमि के बिना हम लोग का जीवन संभव बिल्कुल भी नहीं है। कैसे? हम लोग को जीने के लिए चाहिए रोटी, कपड़ा और मकान। 3 चीज़ चाहिए ना रे, रोटी, कपड़ा और मकान खास करके चाहिए हम लोग को। तो ये रोटी हमें कहाँ से मिलेगा? फसल से मिलेगा। और फसल कहाँ होता है? भूमि पे होता है। कपड़ा जो हम लोग पहनते हैं ये कहाँ से मिलता है? तो कपड़ा के लिए भी खेती वगैरह होता है ना, कपास का खेती होता है ना रे, वहाँ से हम लोग कपड़ा, जैसे तुम्हारा जानवर से ही मिलता है हम लोग को, जैसे तुम्हारा खरगोश हो गया, भेड़ हो गया, ऐसे का बाल से बनाया जाता है ना, ऊन तैयार होता है, ऊनी वस्त्र बनाते हैं। उसी प्रकार से तुम लोग बोलेगा सर रेशम का भी कपड़ा पहनते हैं। तो रेशम का कपड़ा कहाँ से आता है? तो रेशम का कपड़ा रेशम के कीड़ा से आता है। और रेशम का कीड़ा कहाँ पलाता है? तो रेशम का कीड़ा पलाता है शहतूत नामक पेड़ पर। ठीक है, तो पेड़ कहाँ हो रहा है? भूमि पर ही हो रहा है। उसी प्रकार से मकान हम लोग को रहने के लिए चाहिए, तो मकान कहाँ बनाते हैं? भूमि पर। तो भूमि के बिना हम लोग का जीवन पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। तो भूमि कैसा संसाधन है? तो भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है। कैसा संसाधन है? हाँ, तो भूमि जो है कैसा संसाधन है? तो एक महत्वपूर्ण संसाधन है।
कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब बात को समझिएगा, जैसे हम लोग भूमि पर रह रहे हैं, अब भूमि के बिना हम लोग का जीवन भी संभव नहीं है। और जिसके बिना जीवन संभव नहीं होता है, जिसके बिना जीवन संभव नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आधारभूत संसाधन। कैसा संसाधन? आधारभूत। जैसे भूमि के बिना जीवन संभव नहीं है हम लोग का पास, हम लोग घर नहीं बनाएंगे तो कहाँ रहेंगे, हम लोग फसल नहीं करेंगे तो क्या खाएंगे? फसल हम लोग के जरूरी है ना जी, भोजन जरूरी है। भोजन कहाँ से आता है? फसल से आता है। तो वो सब भूमि पे ही करते हैं। तो भूमि हम लोग के लिए आधारभूत संसाधन है। जैसे और क्या है? हवा। हवा के बिना हम जीवन मतलब जीवित रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। और हम लोग जैसे पानी के बिना जीवित रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। तो ये सब कैसा संसाधन है हमारे लिए? आधारभूत संसाधन है। उसी प्रकार से भूमि भी जो है हमारे लिए कैसा संसाधन है जी? आधारभूत संसाधन है। कैसा संसाधन है? आधारभूत संसाधन। तो भूमि तो महत्वपूर्ण संसाधन है, ये है। और साथ में हम लोग के लिए किसका संसाधन है? आधारभूत संसाधन। जैसे में कैसे है समझ लीजिए। जैसे आधारभूत संसाधन कैसे कैसे है, तो हम लोग को रहने के लिए क्या चाहिए? मकान चाहिए। तो हम लोग मकान कहाँ बनाएंगे? भूमि बनाएंगे। चलने के लिए हम लोग को सड़क चाहिए, तो रोड सड़क कहाँ बनाते हैं? भूमि बनाते हैं। रेल पटरी बिछता है कहीं पे, देखा तो नहीं सब? हाँ, तो रेल पटरी कहाँ बिछता है? भूमि पे ही बिछता है कि नहीं बिछता है? स्कूल हो गया, बड़ा बड़ा नगर का विकास किया जाता है, नगर बसाया जाता है, खेती वगैरह किया जाता है, कारखाना कहाँ होता है? तो लिखो कल कारखाना, ये सब कहाँ लगता है? कल कारखाना है ना, नगर बसा दो, ठीक है, स्कूल खोल दो, चलो स्कूल भी खोल लो, स्कूल, ये सब कहाँ होता है? या फिर हम लोग खेती करते हैं, कितना लिखें? आदि कर दो, ठीक है। ये सब खेती वगैरह कहाँ होता है? भूमि पे होता है कि नहीं होता है? तो अब हमारा खेती वगैरह भूमि पे होता है। अब हम देखते हैं कि जो खेती हो रहा था, खेती के लिए हमें क्या चाहिए? ज़मीन चाहिए। ये ज़मीन पूरा विश्व में, पूरे वर्ल्ड में कितना आखिर ज़मीन है जिस पर हम खेती कर सकते हैं? ला मैप, कितना ज़मीन है जिस पर हम खेती कर सकते हैं पूरा वर्ल्ड भर में, ठीक है। तो चलो इसको देखो, हम समझेंगे। तो चलिए आइए समझेंगे, यहाँ पर हम मैप से समझते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग आसानी से समझ में। ऐसे बकेंगे तो कुछ लौकेगा नहीं तुम लोग को। यहाँ देखो, अभी हम क्या बोले थे कि ये है हमारा विश्व, क्या है? यानी संसार, वर्ल्ड मैप, ठीक है। इस पे आपको सारा देश के बारे में दिखाया गया कि कौन सा देश कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है, ठीक है। इसमें हम देश के बारे में समझेंगे। हम देखेंगे कि सबसे पहले देखेंगे कि ये हमारा जो वर्ल्ड है, जो ब्लू ब्लू दिखाई दे रहा है, ये ब्लू ब्लू क्या है? ये सब आसमानी कलर ब्लू ब्लू पानी है। यानी कि टोटल 3 भाग में क्या है जी? पानी है। और 1 भाग पे क्या है हमारा? ये जो देश दिखाई दे रहा है सब अलग अलग देश है, अमेरिका है ना, फिर हमारा चीन है, अफ्रीका, रूस हो गया, ये सब जितना महादेश वगैरह सब में पड़ता देश, हमारा देश का सब नाम दिया, म्यांमार है, थाईलैंड, सब यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है। भारत भी हमारा यहाँ देख, प्यारा भारत यहाँ पे बैठा हुआ, ठीक, सब दिखाया हुआ है। अब यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में, यानी पूरे वर्ल्ड में कृषि लायक भूमि कितना है? तो पूरे वर्ल्ड में जो कृषि लायक भूमि है वो है 137 करोड़ हेक्टेयर, ठीक है। कितना है जी? 137 करोड़ हेक्टेयर, है ना, 137 करोड़ हेक्टेयर। ये पूरा विश्व में खेती करने के लिए सिर्फ बता रहे हैं, कृषि लायक कितना करोड़ है? 137 करोड़ हेक्टेयर। और 137 करोड़ हेक्टेयर में जो है कौन कौन सा देश के पास कितना कितना ज़मीन है जो खेती करने के लायक है? तो सबसे ज़्यादा जो ज़मीन है, सबसे ज़्यादा वो है रसिया के पास, यानी रूस के पास। देखो ये दिखाई दे रहा होगा, एकदम हाथी के जैसा बड़ा दिखाई दे रहा है तुमको, देखो कितना बड़ा है, दिखाई दे रहा है। ये हमारा रूस है, क्या है? रूस। ये बिल्कुल हाथी के जैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है? तो अगर हम मान के चलो ई जो है, इसको अगर मान लेते हैं पूरा कितना, ई जो 137 करोड़ दिखाई दे रहा है हेक्टेयर, इसको पूरा को हम 100% मानते हैं। कितना परसेंट मानते हैं? मतलब इसको 100% मान लेते हैं। तो 100% में ई जो हमारा रूस है, ये अकेले कितना परसेंट लेके रखे हुए हैं? तो ये अकेले रखे हुए हैं 16.5%। यानी सबसे ज्यादा खेती लायक जो जमीन है वो किसके पास है? रूस के पास है। अब देखो इसमें टोटल 4 देश है जो आधा से ज्यादा, टोटल 4 देश है जो आधा से ज्यादा जमीन रखे हुए हैं सिर्फ खेती के लिए, ठीक है। तो हमारा जिसमें रूस कितना परसेंट रखे हुए हैं? 16.5% किसके पास है? हमारा रूस के पास है। उसके बाद यहाँ देखो, यहाँ हमारा अमेरिका है, ये दिखाई दे रहा है ये वाला भाग, ये क्या है? ये अमेरिका, अथवा सा अमेरिका का भाग यहाँ पे भी है, ठीक है। ये पहले रूस का भाग था, देख पीला वाला यहाँ पर है ना, रूस लिखा हुआ है, तो ये पहले रूस का भाग था, लेकिन अमेरिका वाले इसको क्या करता है? खरीद लेता है। तो अभी अमेरिका यहाँ पर भी है। तो अमेरिका के पास जो खेती लायक जो जमीन है वो कितना परसेंट है जी? वो है 13%। कितना प्रतिशत? 13%। उसके बाद यहाँ देखो, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा तुमको चाइना, चमगादड़ चीन, जो हरा कलर दिखाई दे रहा है, जो ब्लू कलर से कलर किए हैं, ये क्या है?
हाँ ये चीन है, चाइना, चमगादड़ चीन। इसके पास जो खेती लायक जमीन है कितना है? 7.3%। कितना परसेंट है? 7.3%। उसके बाद हमारा आता है प्यारा भारत। यहाँ देखो प्यारा भारत, यहाँ ध्यान से देखो, ये दिखाई दे रहा अपना भारत है ना। तो ये हमारा भारत के पास कितना जमीन है बताओ खेती लायक? 11.9%। 11.9% हमारे भारत देश के पास है जो खेती लायक जमीन है। बात समझ में आ रहा है? अब यहाँ ध्यान समझना, देखो भारत से चीन तो बड़ा है, लेकिन ध्यान से देखो खेती लायक जमीन, क्षेत्रफल भले इसका बड़ा है पर खेती लायक जो जमीन है वो कितना मात्र है? 7.3%। भारत के पास कितना है? 11.9%। यानी कि भारत के पास खेती वाला जमीन ज़्यादा है चाइना से, लेकिन फिर भी चाइना जो है भारत से ज़्यादा उत्पादन करता है। इसका क्या कारण? इसका मेन कारण ये है कि चाइना में तुमको ज़्यादातर पहाड़ मिलेगा, पठार मिलेगा, पर्वतीय मिट्टी मिलेगा, ठीक है, पर भारत में उतना नहीं है। और यहाँ पर जो है टेक्नोलॉजी भी अपनाता है लोग, अपना देता टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे है कि नहीं? तो टेक्नोलॉजी अपना करके जो है चाइना वाला खेती ज़्यादा कर लेता है, उत्पादन ज़्यादा कर लेता है। भारत क्या कर पाता है? कम कर पाता है। तो यही 4 गो देश है, 1 2 यानी रूस, अमेरिका, हमारा भारत और चाइना। ये चारों देश मिल करके ही लगभग कितना? आधा, लगभग आधा जो है क्या कर लेता है? आधा क्षेत्रफल, मतलब आधा यही पकड़ के रखे हुए, ठीक है। अब तुमसे पूछा कि बताओ कि पूरे वर्ल्ड में खेती लायक जमीन सबसे ज्यादा किसके पास है? रूस के पास है। और भारत के पास, रूस के पास है तो कितना है? 16.5%। बोलेगा भारत के पास खेती लायक जमीन कितना है पूरा विश्व भर में? विश्व के हिसाब से 11.9%। चाइना के पास कितना है? 7. अमेरिका के पास कितना है? 13%। अमेरिका के पास 13%। तो ये समझ में आया? बाकी देखो ये सब छोटे छोटे देश है, देखो ये सब फ्रांस हो गया, ये सब छोटा छोटा देश है, इधर पोलैंड, ये सब दिखा दे रहा है, ये सब बहुत छोटा छोटा देश है। तो ये सब इसके पास बहुत कम जमीन, इसके पास बहुत कम जमीन है। लेकिन देखो सबसे जो मेन बड़ा था जो दिखा दिया तुमको, ठीक है। तो समझ में आया यहाँ तक? अब हम इसको लिखते हैं, ठीक है, पकड़ो। तो हम क्या देख रहे थे कि पूरा विश्व में कृषि लायक, पूरा विश्व में कृषि लायक भूमि है ना। पूरा विश्व में जो कृषि लायक भूमि, वो कितना भूमि था बताओ? 137 करोड़ हेक्टेयर। कोई दिक्कत है? 137 करोड़ क्या है? इसको हम क्या परसेंट मान लिए थे? इसको हम माने थे 100%। अब 137 करोड़ हेक्टेयर में सबसे ज्यादा किसके पास था? हमारा रूस के पास था। कितना परसेंट था? 16.5%। 100% में 16.5% किसके पास है? ओनली रूस के पास। दूसरा नंबर पर जो हम बताए थे अमेरिका। क्या बताए थे? अमेरिका बता रहे थे। अमेरिका के पास जो जमीन है कितना परसेंट है? इसके पास है 100% का कितना परसेंट? 13%। फिर हमारा आता है चमगादड़ चीन, चाइना। चाइना के पास कितना है? नहीं, 7.3%। कितना है? 100% में 7.3%। उसके बाद हमारा भारत देश आता है, और भारत के पास कितना है? 11.9%। लेकिन हम क्या बोले थे अभी कि भले चीन के पास खेती लायक जमीन कम है, लेकिन उत्पादन चीन भारत से क्या करता है? ज़्यादा करता है। भारत के पास भले ज़्यादा है लेकिन उत्पादन में कम है, पीछे है। तो कह सकते हैं कि जो चाइना है, अरे यार, जो चाइना है वो भारत से उत्पादन के मामले में आगे है कि पीछे है? हाँ, ये जो हमारा जो चाइना है यानी जो चीन है, वो भारत से क्या करता है? हाँ, चाइना उत्पादन भारत से क्या करता है? भारत से ज़्यादा करता है या अधिक करता है? भारत से ज़्यादा करता है। यानी ये क्या करता है? उत्पादन करने में जो है ज़्यादा करता है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि इसके पास टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है। देखता है चाइना का हर सामान आयल है। देखता है चाइना का चाइनीज़ कांटी मिलता है रे, चाइना का बॉल पेन मिलता है, चाइना का मोबाइल मिलता है, हर चीज़ चाइना भर के रखे हुए मार्केट में, ठीक है। तो ये टैक्स के पास टेक्नोलॉजी भी है, तो ये सब टेक्नोलॉजी का उपयोग करके क्या करता है? उत्पादन भारत से ज़्यादा कर लेता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं ना, समझ में आ गया? अब हम जरा सा अपना भारत के बारे में देख लेते हैं। किसका बारे में देखेंगे कि हमारे भारत का कुल क्षेत्र, तो भारत का तो मैप हमको मिला नहीं रहे, खत्म हो था उसके पास। चलो छोटा सा है, इसी से काम चलाएंगे, ठीक। तो टांग भी नहीं सकते इसको। ये दिखाई दे रहा है आप लोग को? ये है हमारा प्यारा भारत। आप लोग को दिखाई दे रहा है? इस पर तो मीटर का भी नहीं उगाएंगे था। चलो
उगा देते हैं। देखो लाल लाल दिखाई दे रहा होगा तुम लोग को, ये क्या है? ये हमारा भारत, ठीक है ना। हमारे भारत के पास जो क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल, वो कितना है पता जल्दी से? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। बात समझ में आ रहा है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी कि यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे लिखते हैं अभी फिलहाल के लिए, क्षेत्रफल भारत का कितना है जी? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। लेकिन इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे, ये पूरा एग्जैक्ट हो गया, ठीक है। शॉर्ट में लिख दो तो शॉर्ट में हो जाएगा 32.87 करोड़ हेक्टेयर। 32.87 करोड़ हेक्टेयर, ये क्या है? ये हमारे भारत का कुल क्षेत्रफल है, हमारे भारत का कुल क्षेत्रफल है। और इस करोड़ को अगर हम 100% मान लेते हैं, इसको हम क्या परसेंट मान लेते हैं? 100% मान लेते हैं, तो खेती लायक जो हमारे पास जो जमीन बचेगा वो कितना बचेगा? 48.83%। किसके लायक है ये? खेती लायक हमारे पास जो जमीन है 48.83%। और 83% जब ये जमीन है तो ये रोजगार भी ज़्यादा देता होगा, ठीक है। तो रोजगार कृषि में ज़्यादा मिलता है, तो रोजगार कितना मिलता है? देखो ये आधा से थोड़ा सा कम है, आधा से थोड़ा सा कम है। ये जो पूरा देश भर में जो कर रहा था, तो ये चारों को देशों में मिलकर के इसको जोड़ेगा ना, तो ये 50 से थोड़ा सा पहले से हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? जोड़ के देख लेना तो लोग कितना होता है, लगभग आधा ही कैप्चर करके रख लेता है, ठीक है। और यहाँ पे जो ई क्या बोले हम, हाँ, खेती कितना परसेंट होता है भारत में? जो खेती हो रहा है वो कितना परसेंट हो रहा है? 48.83%। लेकिन ये रोजगार कितना देता है? ये रोजगार देता है आधा से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब 53.8%। ये क्या देता है? रोजगार। लेकिन रोजगार तो देता है, लेकिन प्रॉफिट है इसमें? प्रॉफिट एकदम नहीं के बराबर है। जैसे तो नहीं देखता है कभी धान उनके खेती होती है, जब समय आता है तो धान के खेती के समय आएगा, देखता मोरू रोपे के कितना लगता है, गांव में लगता है कि सब आदमी को रोजगार मिल गया, पूरा नहीं रहे, लग रहा है सब काम करने वाला है, सब काम कर रहा है। तो सब दिन थोड़े रहता है, कुछ ही दिन के लिए रहता है, और उसमें फायदा ज़्यादा है। अगर फायदा होता तो किसान अंबानी नहीं बन जाता, अमीर आदमी नहीं बन जाता, सब खेती कर लगता फिर। लेकिन मतलब इसमें क्या है, इसमें रोजगार तो ज़्यादा है लेकिन इनकम नहीं है, पैसा कम है, इनकम बहुत ही कम है। यानी कि अगर इसका इनकम की बात करेंगे हम, तो हम देखेंगे कि इसका जो योगदान होता है, यानी कृषि क्षेत्र से जो योगदान होता है, मतलब राष्ट्रीय उत्पादन। राष्ट्रीय उत्पादन का मतलब, राष्ट्रीय उत्पादन का मतलब क्या होता है कि एक साल में पूरे देश का कमाई, अब पूरा देश का कमाई बोले तो हर क्षेत्र से, जैसे बैंकिंग हो गया, रेल डिपार्टमेंट हो गया, कृषि क्षेत्र से हो गया, ये जो भी क्षेत्र से वो पैसा कमा रहा है, जो भी क्षेत्र से पैसा, उस सब में कृषि का कितना योगदान होता है? तो मात्र बहुत ही कम होता है, 13.7%। कितना होता है? 13.7% सिर्फ इसका योगदान होता है। किसमें? राष्ट्रीय उत्पाद में। बहुत कम है, राष्ट्रीय उत्पाद में इसका क्या होता है? योगदान होता है। तो ये समझ में आ गया तुमको? चलो, तो पूछेगा कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो क्या बोलेगा? 32.87 करोड़ हेक्टेयर। 32.87 करोड़ हेक्टेयर। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि भारत का कुल क्षेत्रफल समझा दिए आपको नक्शा पे। अब यहाँ पर देखिए, नक्शा तन्नी को था नहीं रहे, दिख रहा था उसमें आए, भारत का कुल क्षेत्रफल बोले तो लल्लू कितना है? हाँ, हम बोले थे 32,87 करोड़, सॉरी कुछ बोल दिए, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर टोटल था। लेकिन हम उसको बोले थे कि लिखो क्या, 32.87 करोड़ हेक्टेयर, ठीक है। नहीं, ये उसमें नहीं जाएगा। इसको हम कितना परसेंट मान लेते हैं? इसको हम मान लेते हैं 100%। तो जब 32.87 करोड़ हेक्टेयर जब जमीन है किसके पास? भारत के पास। किसके पास? भारत के पास। तो बताओ कि कृषि लायक के पास कितना होगा, मतलब खेती करने लायक, कृषि बोले तो हाँ, कृषि लायक भूमि। तो कृषि लायक भूमि तो ऐसा थोड़ा है कि जितना 32.87 लाख जमीनवा है तो सब पर खेती करेगा। अरे एक पर पर्वतों है, पठारों है, कहीं नदी है, कहीं पे बंजर भूमि है, कहीं पे घर बना हुआ है, कहीं पे फैक्ट्री बना हुआ है, कहीं पे रेल ट्रैक बिछा हुआ है, रोड बना हुआ है, तो सब जगह खेती करोगे? नहीं ना करोगे सब जगह खेती। तो खेती कहाँ करोगे? तो खेती कुछ ही भाग पर करोगे। जिस प्रकार से हम पूरा वर्ल्ड में देखें कि खेती सब जगह पे नहीं किए हैं, कौन कौन कितना कितना रखे हुए, उसी प्रकार से हमारा भारत के पास भी है। तो हम देखते हैं कि खेती लायक कितना ज़मीन है।
तो खेती लायक कितना ज़मीन बताएं अभी? 48.83% जो ज़मीन है वो किस चीज़ के लिए लायक है? खेती लायक है। तो सवाल पूछेगा आपसे कि बताइए भारत के कुल क्षेत्रफल 32.87 करोड़ हेक्टेयर में खेती लायक भूमि कितना है, कृषि लायक भूमि कितना है? तो क्या बोलिएगा? 48.83% बस। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा क्या बोलें, तो खेती लायक भूमि तो इतना है, लेकिन रोजगार कितना देता है? कृषि से हमको रोजगार कितना आता है? कृषि से, हाँ, कृषि से रोजगार। तो कृषि से रोजगार कितना है बताओ? 53.8%। हाँ, 53.8%। लेकिन फायदा है यहाँ? फायदा है। देखो तू लोग को जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ाए थे तो क्षेत्र के बारे में बताए थे, याद होगा। 3 क्षेत्र बांटे थे, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कौन आ रहा था? कृषि आ रहा था, पशुपालन आ रहा था कि नहीं आ रहा था? ठीक है। द्वितीयक क्षेत्र में क्या आ रहा था? कारखाना, फैक्ट्री, जहाँ पे सामान मन बनता था। ठीक। और तृतीय में क्या आ रहा था? सेवा क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? तो प्राथमिक जो बताया कृषि क्षेत्र, पालन क्षेत्र। देखता है कृषि खेती तो सब लोग करता है, पशु सब लोग पालता है, तो क्या फायदा है? उतना फायदा नहीं है, फायदा बहुत ही कम है आदमी ज़्यादा उसमें काम करने वाला, लेकिन फायदा बहुत कम। फैक्ट्री में जाओ तो वहाँ सामान मन का उत्पादन होता है, बनता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इनकम किधर से आ रहा था? तो सबसे ज़्यादा इनकम आ रहा था सेवा क्षेत्र से। फैक्ट्री से नहीं, सेवा क्षेत्र से, तृतीय क्षेत्र। और सेवा क्षेत्र में क्या था? जैसे देखो डॉक्टर हो गया, चिकित्सक वाला हो गया, बैंकिंग हो गया, स्कूल हो गया, ये सब क्या था? मोबाइल रिचार्ज करवाता है, सेवा क्षेत्र है। देखता है डॉक्टर के पास बैंक का पैसा जमा कर जाता तो देता है 4 किलो मिठाई देता है, लो जाओ 4 किलो मिठाई खा लेना घर बैठ के। एक व्यक्ति को कागज काट के दे देता है, तो तुमको क्या दिया? सेवा दिया। क्या दिया? डॉक्टर के पास जाएगा, आलो लगा, ऐसे चेक को किया, पुर्जा लिख के दे दिया, पैसा ले लिया, चल जाओ कुछ दिया? सेवा दिया। तो सबसे ज़्यादा पैसा सबसे ज़्यादा किधर से आता है? कौन सेक्टर से? तो तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र से। उससे कम किस में? फैक्ट्री। उससे कम किस में? कृषि में। सबसे कम कृषि में, सबसे कम, लेकिन रोजगार खूब है, भर के है। देखो रोजगार भर के, झोला भर के दे रहा है एकदम, आधा से भी ज़्यादा, आधा से ज़्यादा रोजगार दे रहा है, लेकिन प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट है रे? प्रॉफिट है ये नहीं है। तो कृषि का हम राष्ट्रीय उत्पाद अब देखेंगे। कृषि का राष्ट्रीय उत्पाद। अब राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है अभी बताएं कि एक साल में हमारा देश जो है जितना पैसा, जितना उत्पादन करता है, जितना कमाता है, हमारे एक साल में हमारे देश की कमाई, ऐसे समझो एक साल में देश की कमाई क्यों किधर से आ रहा है? मतलब कि बैंक से आया पैसा, सेवा क्षेत्र से आया, द्वितीयक क्षेत्र से आया, है ना, कहाँ से आया, जिस क्षेत्र से पैसा है उसका पैसा आना चाहिए एक साल में, जितना वो कमा रहा है। उसमें कृषि का कितना योगदान है? तो कृषि का मात्र कितना योगदान है बताओ? हाँ, 13.7% जो है किसका योगदान है बच्चा जी? हमारे कृषि का योगदान। किसका योगदान है? कृषि का योगदान है। अब तो नहीं समझना ध्यान से कि अगर ये ऐसे हचाक से उठा रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे? पर्वत या पहाड़ जिसको बोल रहा है। ठीक है। अब ऐसे उठ के ऐसे सूत जाएगा, अब फिर ऐसे रहेगा, मतलब ऐसे उठ करके ऐसे कूद ऐसे फैला हुआ, इसको बोलेंगे, इसको बोलते हैं पठार, नॉट मैदान। इसको क्या बोलते हैं? समतल है। इसको बोलते हैं मैदान। क्या बोलते हैं? मैदान। जैसे देखता तो नहीं जोकर का टोपी देखा है, ऐसे उठा रहता है, तो ये कौची है? पहाड़। कौची है? पहाड़। इसको देखो, ये टेबल के देखो, दिखाई दे रहा है, नीचे से उठल है, ऊपर से समतल है रे, तो इसको क्या बोलेंगे? जल्दी बोल। इसको बोलेंगे पठार। और समतल तो तू लोग देख ही रहा है, जहाँ खेलते रहता है मैदान में पूरा समतल है, उसको क्या बोलें? समतली मैदान उसको बोलते हैं। क्या बोल देंगे? समतल है तो उसको हम बोल देंगे मैदान। अब हम देखेंगे जगह, इसको उतारो, फिर हम भारत की भू आकृति के बारे में बताते हैं। ठीक है, फट से इसको उतारिए, एकदम साफ साफ उतारिएगा। देखो उसको बता देते हैं ना, ये समझ में आया बात? देखो इस सब आप लोग को बता चुके, इधर मत लिखिएगा। ठीक है, यानी कि डबल लिख लेना। ठीक है ना। जरा सा भारत की भू आकृति देख लो। ठीक है, इधर बता देते हैं। भारत की भू आकृति मतलब हमारा भारत का आकृति देख लेंगे मोटा। ठीक है, तो हम इसको 3 भाग में बांटेंगे। देखो भारत पे कुछ है, पर्वत है, पठार है, मैदान है। ठीक है, इसको हम 3 भाग में बांट देते हैं। ठीक है ना। तो मैदान जो हमारा होगा वो कितना % है? हाँ, हमारा मैदान क्या %? 43%। और पठार के %? 27%। कितना % है? 27%। अब बचा को जी पर्वत ना, तब देखो 100% होना चाहिए तीनों को जोड़ के, तो क्या % हो गया ये? 30%। तो ये 30% कौची है? 43% कौची है? मैदान। और 27% कौची है?
पठार, जो मैं टेबल उठा के दिखाया था ना, तो क्या है, यानी 27% पठार, 30% पर्वत, 43%। खेती ज़्यादातर कहाँ पर होता है, मैदानी भाग में होता है। कहाँ होता है, मैदानी भाग में ही हमारा होता है। ये पूरा हमारा भारत का आकृति हो गया, ठीक है। 3 क्षेत्र में बांट के आपको दिखा दिए हैं। अब जरा सा समझना, देखो अब हम देखेंगे कि हमारा ये भारत है, हमारा प्यारा भारत। अभी भारत में बहुत सारे राज्य है कि नहीं है। हर राज्य में कहीं पे ज़्यादा खेती हो रहा है, कहीं पे कम खेती हो रहा है, उसको जैसा देख लेते हैं। तो देखो ये बीच में तुमको यहाँ पर मध्य प्रदेश है, ये दिखाई दे रहा होगा जो ब्लैक से कर रहे हैं, ये क्या है, ये मध्य प्रदेश है, ठीक है ना। बीच में है, मध्य में, इसलिए मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश के ठीक बगल में छत्तीसगढ़ है, इधर देख, ये कुछ है जो ब्लैक से किए हैं। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये दोनों जो है ना, इसके पास जितना जमीन उसको 100% मानो, तो ये पूरा यूज नहीं करता है। ये 100% मात्र 60% यूज करता है। कितना परसेंट यूज करता है, मतलब 60% जमीन पर ही क्या करता है, ये खेती करता है। उसमें दिख रहा है सही से, 60% जमीन पर क्या करता है, ये खेती करता है। कोई दिक्कत है यहाँ पर नहीं। अब चलो हम लेके चलते हैं तुमको उत्तराखंड और यूपी की तरफ। कहाँ लेके चलेंगे, उत्तराखंड और यूपी। तो देख, ये है हमारा यूपी उत्तर प्रदेश, जो हम ब्लू कलर से रंग रहे हैं, ध्यान से। तो जो हरा वाला दिखाई दे रहा है, ये हरा वाला भाग, ये है क्या, उत्तर प्रदेश। एक बगले में देखो, ये थोड़ा सा रंगे हैं जो, ये हो गया क्या, उत्तराखंड। क्या हो गया, और ये दोनों मिला के जो खेती करता है वो कितना परसेंट पर करता है, 59%, यानी 59% पर। कितना परसेंट पर, 59% पर करता है। आप ध्यान से देख, और ओकरो में सबसे ज़्यादा दोनों में केकरा पर होता है, तो उत्तर प्रदेश। कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश। क्यों, उत्तराखंड में क्यों कम होता है सर, उत्तराखंड में पर्वत ज़्यादा है। बात समझ में आ रहा है, पर्वतीय ज़्यादा ही चलता, वहाँ पर नहीं होता है। तीसरा देख, अब इधर लेके अगर हम आपको चलेंगे तो यहाँ देख पंजाब है, देखो तन्नी को, ये है पंजाब, देखो कितने को गोल जो किए हैं। एक बगल में हरियाणा, देख ये दोनों मिला के, ई और ई क्या, ये पंजाब हरियाणा। देखो इतनी को एकदम इतू सो है ना, तन्नी को है ना रे, लेकिन खेती सबसे ज़्यादा करेगा ये टोटल 80% यूज करता है अपना भूभाग का। कितना करता है इतनी को, लेकिन मतलब ज़्यादातर कर 80% पे खेती करता है। इसीलिए पंजाब हरियाणा जो है वो खेती के मामले में क्या है, आगे। देखता है गेहूं सबसे ज़्यादा उपज करता है। गेहूं उत्पादन, भारत में गेहूं उत्पादन कौन आगे है, राज्य पंजाब है, ठीक है ना। और उसका जो अनाज होता है वो पूरा देश में फैलता है, पूरा देश में क्या होता है, बिकता है। तो पूछेगा कि बताइए कि पंजाब जो है, पंजाब का अनाज है, गेहूं पूरा देश में ज़्यादातर क्यों बिकता है। तो रीज़न है कि वो क्या करता है कि अपने ज़मीन का 80% भाग पर क्या करता है, खेती करता है, और साथ में वैज्ञानिक तरीका से करता है। किस तरीका से करता है, वैज्ञानिक तरीका से करता है, इसलिए उपज भी अच्छा होता है और सेलिंग भी उसका खूब होता है। तो आप लोग को समझ में आई बात पूरा, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। अब तुम लोग इसको उतार सकता है। इसके बाद हम आपको बताएंगे भूमि के प्रकार बताएंगे, ठीक है। चलिए उतारिए, हो गया। चलो देखो, अब हम देखेंगे भूमि के प्रकार। क्या देखेंगे, भूमि के प्रकार। अब भूमि के जो प्रकार हम देखेंगे तो किस आधार पर देखेंगे बताते हैं। देखो भूमि के प्रकार, तो देखो हम लोग जो हैं भूमि को क्या करते हैं, भूमि के हम अनेक कार्यों के लिए भूमि का क्या करते हैं जी, उपयोग करते हैं। करते हैं नहीं, उसका अलग अलग रूपों में उपयोग करते हैं ना। तो हम देखेंगे कि उस आधार पे हम भूमि को हम बांट देते हैं, ठीक है। उस आधार पे क्या करते हैं, जैसे कि मान लो कोई भैंस बोल रहे हैं, चराने के लिए चारागाह अलग होना चाहिए। कोई बंजर ज़मीन है जिस पे खेती वेती नहीं होता है, किसी पे हमेशा खेती होता है, उस सबको किस किस श्रेणी में सबको कौन कौन सा भूमि बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा भूमि आएगा वो आएगा वन क्षेत्र भूमि। कौन सा भूमि, हाँ, पहला नंबर में आएगा वन, हाँ, क्षेत्र भूमि, वन क्षेत्र भूमि। दूसरा जो हमारा आएगा वो आएगा निबल बोई भूमि। कौन सा आएगा, निबल बोई भूमि, निबल बोई भूमि। और जो हमारा तीसरा रहने वाला है क्या है, वो है परती भूमि। कौन सा भूमि है, परती भूमि, परती भूमि। वन क्षेत्र हो गया, निबल हो गया, परती हो गया। अब एक होता है परती भूमि के अतिरिक्त, परती भूमि के अतिरिक्त नहीं जोते जाने वाला भूमि, ठीक है ना। यानी परती भूमि के अतिरिक्त नहीं जोते जाने वाले भूमि, परती भूमि के अतिरिक्त नहीं जोते जाने वाले, जिसको हम जोत नहीं सकते हैं। एक होता है
अकृष्य भूमि, अकृष्य भूमि। तो टोटल हम 5 भाग बांटे हैं ना। अब हम पांचों को एक एक करके आसानी से समझेंगे, अभी सबके बारे में बताते हैं आपको, ठीक है, एकदम क्लियर हो जाएगा यहीं पे डाउट। देखो पहला है वन क्षेत्र भूमि। वन क्षेत्र भूमि नाम से ही लग रहा वन क्षेत्र भूमि, यानी उस क्षेत्र में वन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वन, यानी वैसा भूमि जहाँ क्या हो, वन हो। वैसा वन बोले तो जंगल, वन बोले तो जंगल। तो सीधे बोलेंगे क्या कि वैसा भूमि, वैसा भूमि, वैसा भूमि जहाँ क्या होना चाहिए, हाँ वन होना चाहिए। वैसा भूमि जहाँ पर वन हो, वन बोले तो जंगल है ना, क्या हो, वन हो यानी जंगल हो। उसको कौन सा क्षेत्र भूमि बोलेंगे हम? वन क्षेत्र भूमि। तो पूछेगा वन क्षेत्र भूमि किसे कहता है, बता दीजिएगा। वैसा भूमि जहाँ पर क्या हो, वन हो, उसको क्या बोलेंगे? वन क्षेत्र भूमि। अगला आता है नीबल बोई भूमि। अब नीबल बोई भूमि किसे कहते हैं सर? तो नीबल बोई भूमि का मतलब होता है कि वैसा भूमि जिस पर एक साल में कम से कम एक फसल या एक से अधिक फसल हो। एक वर्ष में एक फसल या एक से ज्यादा, यानी एक से क्या होना चाहिए, ज्यादा, उसे क्या बोलेंगे? नीबल बोई भूमि बोलेंगे। हाँ, तो वैसा भूमि, वैसा भूमि जिस पर कितना वर्ष में, जिस पर एक वर्ष में, जिस पर एक वर्ष में एक या एक से अधिक फसल उगाया जाता हो या उत्पादन होता हो। एक से या एक से अधिक फसल का उत्पादन होता हो, उसे क्या कहेंगे? नीबल बोई भूमि कहेंगे। अब बात को समझिएगा आप लोग। अब ये नीबल बोई भूमि जो है, जैसे एक से अधिक कैसे फसल लगाते हैं सर? तो हमारे तरफ का जो किसान आप लोग देखते होंगे कि वो एक साल में 2-3 को फसल लगा लेता है। धानों लगा लेता है, गेहूं भी लगा लेता है, और क्या लगाता है, चना उना भी लगा ही लेता है, नहीं लगाता है, मसूर खेसारी जो भी लगा लेता है, आलू प्याज सब लगा, आलू भी लगा ही लेता है। मतलब एक से अधिक लगा रख नहीं लगा रहा है। तो एक से अधिक लगा रहा है, उसी को बोलते हैं नीबल। तो कैसा भूमि, जहाँ पे वो लगा रहा, कैसा भूमि हो गया वो? नीबल बोई भूमि, ठीक है। और याद रखिएगा अधिकतर किसान के पास यही भूमि होता है, क्योंकि अधिकतर किसान एक फसल तो करेगा नहीं, एक से ज़्यादा फसल करता है। तो उसको कैसा भूमि बोलेंगे? नीबल बोई भूमि, नीबल बोई भूमि। लेकिन याद रखना, ये नीबल बोई भूमि जो है ये कब, जब मान लो कभी चेकिंग उकिन में आ गया ऑफिसर लोग, अधिकारी लोग आ गया, तो जब अधिकारी लोग चेक करने आएगा ना, तो उस समय फसल खेत में लगा हुआ रहना चाहिए। तो जब फसल खेत में लगा रहेगा तब उसको शामिल कर देगा नीबल बोई भूमि में। और अगर फसल नहीं लगा रहेगा, खाली रहेगा, तो उसको बोल देगा प्रति भूमि। कैसा भूमि बोल देगा? प्रति भूमि। अब हम पढ़ेंगे अगला प्रति भूमि के बारे में। अब प्रति भूमि 2 प्रकार के, एक होता है वर्तमान प्रति। कैसा प्रति? वर्तमान प्रति भूमि, वर्तमान प्रति। एक होता है हमारा पुरातन। कैसा? पुरातन भूमि, पुरातन प्रति भूमि, पुरातन प्रति भूमि। अब यहां समझना कि हम वर्तमान प्रति भूमि किसे कहते हैं। वर्तमान प्रति भूमि हम किसको बोलेंगे? प्रति मतलब समझता तो नहीं, जिसपे खेती वगैरह नहीं होता, मतलब परीत, ऐसी परीत पड़ा हुआ, उसके ना उसी को ना प्रति बोलते हैं। तो इसको भी हम 2 भाग में बांट के पढ़ रहे हैं। एक तो बोल रहे हैं वर्तमान प्रति और एक बोल रहे हैं पुरातन प्रति। वर्तमान प्रति का मतलब इसमें क्या हो जाता है, इसमें कहेंगे कि वैसा भूमि जिसपे एक वर्ष, कितना, एक वर्ष या उससे कम, एक वर्ष या उससे कम वर्ष तक कोई फसल नहीं लगा हो, यानी या तो एक साल से कम तक कोई फसल अगर नहीं लगेगा तो उसको बोलेंगे वर्तमान प्रति। क्या बोलेंगे? कि जमीन जो भूमि है कैसा है? वर्तमान प्रति है। लेकिन ठीक इसका उल्टा, ये वैसा भूमि जिस पर एक वर्ष या एक वर्ष से अधिक, है ना, एक वर्ष से अधिक परंतु 5 वर्ष से कम, यानी 1 साल से ज्यादा और 5 साल से कम तक कोई खेती उस पर नहीं किया है, तो उसको बोलेंगे पुरातन प्रति। कैसा बोलेंगे? पुरातन प्रति। तो वर्तमान प्रति क्या बोले? वैसा भूमि, वैसा भूमि जिस पर, इस याद नहीं करना है, लॉजिकली समझ करके बस अपन भाषा में लिख दो। वैसा भूमि जिस पर एक वर्ष बोले ना, एक वर्ष या एक वर्ष से कम, एक वर्ष या एक वर्ष से कम समय तक, कम समय तक, हाँ क्या हो जाएगा? एक वर्ष से कम समय तक कोई फसल का उत्पादन नहीं होता है,
एक वर्ष एक समय, एक वर्ष या एक वर्ष से कम समय तक कोई फसल का उत्पादन नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वर्तमान प्रतिभूमि। दूसरा है क्या कि पुरातन प्रतिभूमि, तो वैसा भूमि जिस पर एक वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम। क्यों? देख, 1 वर्ष तक तो यही हो गया, तो 1 वर्ष से ज़्यादा नहीं में आएगा, तो 1 वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम, तो लिखेंगे वैसा भूमि जिस पर 1 वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम, हाँ 5 वर्ष से कम समय तक कोई फसल का उत्पादन नहीं किया जाता हो या नहीं किया जाता है, उसे कैसा बोलेंगे जी? पुरातन प्रतिभूमि बोलेंगे। उम्मीद करते हैं आपको वर्तमान प्रति और पुरातन प्रति अच्छा से समझ में आया होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रतिभूमि के अतिरिक्त नहीं जोते जाने वाले भूमि। इसको ध्यान से समझिएगा आप लोग। प्रतिभूमि के अतिरिक्त मतलब प्रति नहीं है, बात समझना, प्रतिभूमि के अतिरिक्त प्रति नहीं है लेकिन फिर भी उसको हम नहीं जोतते हैं। परित नहीं है लेकिन फिर भी उसको जोतते नहीं है। अब परित का मतलब तो नहीं समझता है ना, परित तो बड़ी में नहीं पड़ रहा था, परित उस पर खेती वगैरह हम लोग करते हैं रे? एकदम नहीं करते हैं। कि करते हैं? बोलो, नहीं करते। प्रति का मतलब जिस पे तुम खेती नहीं करता हो, तो ये सब पर खेती नहीं करता उसको क्या बोलते हैं? प्रति बोलते हैं। सिंपल सी बात है। इसको 2 भाग में बांट ही दिया। एक साल तक अगर नहीं कर रहा, उससे कम तक नहीं कर रहा तो वर्तमान प्रति कहेंगे, और उसे टप गया 1 से अब 5 से कम ही तक में है तो उसको बोलेंगे ये पुरातन प्रति है। खेती उती नहीं हो रहा है, अब हम बोले प्रतिभूमि का अतिरिक्त, तो देखो कौन कौन सा ऐसा भूमि है, जमीन है जिसको हम प्रतिभूमि का अतिरिक्त में रखते हैं, मतलब प्रतिभूमि का अतिरिक्त रखते हैं, उसको जोतते नहीं हैं। जैसे पहले हमारा हो जाएगा चारागाह भूमि। कौन सा भूमि? चारागाह समझते हैं आप लोग? चारागाह भूमि बोले तो कि जो पशु के लिए चरने का जगह होता है। जैसे आप लोग देखते होंगे नदी वगैरह के साइड में होता है ना, खेती वो सब जोताता है, वो सब जोतता है कोई, उस पर ऐसी घास फूस होकर रहता है ना, तब सब जानवर लोग जाकर चराता उधर चराता नहीं चराता है, तो वो हो गया चारागाह भूमि। कैसा भूमि? चारागाह भूमि, यानी कि चरने के लिए उसे छोड़ दिया गया है, उस पर खेती होती नहीं होता है, उसको कोई जोतने जाता है, अपने अपने घास सूख जाता है, देखता है ना, तो चारागाह बन गया, तो चारागाह भूमि हो गया। या फिर ध्यान समझना, अब भारत में पशु ज़्यादा है, पशुधन ज़्यादा है, लेकिन चारागाह भूमि बहुत ही कम है चारागाह भूमि इधर ज़्यादा, देखता है। चारागाह भूमि तो जोत जात के सब खेत बना लिया, पूरा फसल उगावे लगता है ओकरा में, हड़पे के फेर में रहता है। चारागाह भूमि है ही नहीं, लेकिन अमेरिका में बहुत ज़्यादा मात्रा में चारागाह भूमि, लगभग तुमको हज़ारों किलोमीटर तक मिलेगा चारागाह भूमि, ठीक है, जानवर चराने के लिए, ठीक है। तो चारागाह भूमि को हम जोतते हैं? नहीं जोतते हैं। और ये प्रतिभूमि के अतिरिक्त है, इसको प्रति बोलेंगे हम? प्रति बोलेंगे? प्रतिभूमि नहीं बोलेंगे, प्रतिभूमि उसको बोलेंगे जिस पे क्या कर रहे हैं हम कि कोई फसल वसल नहीं लगाता, लेकिन एकरा में क्या है, ये चारागाह स्पेशल ही हो गया, तो ये प्रतिभूमि के अतिरिक्त में आएगा, ठीक है ना। ऐसे तो कहेंगे तो प्रत्येक कह देंगे इसको, ठीक है ना, लेकिन फिर भी इसको क्या उसके अतिरिक्त है जिसको हम खाली जोत नहीं सकते हैं, यानी चारागाह स्पेशल है। और क्या होता है, बागवानी उगवानी देखा, बागवानी जहाँ पे होता है, जैसे चाय का बागवानी हो गया, कॉफ़ी सबका खेती होता है जो अलग से, ठीक है, तो बागवानी क्या बोलते हैं। दूसरा हो जाएगा हमारा बागवानी भूमि, बागवानी भूमि। अब बागवानी भूमि में क्या क्या आता है, जैसे हमारा चाय हो गया, चाय का खेती होता है रे, फूल पत्ती बाग बगीचा, ठीक है, देखा कभी जहाँ पे बगीचा वगैरह रहता है, बाग बगीचा, तो वो सब खेत जोतता है जाकर के हैं, या फिर चाय का जो खेती करेगा इस सब पर खेत नहीं जुताता है, लेकिन वहाँ पर खेती हो रहा है, खेत नहीं जुताता, खेती उसी प्रकार से चारागाह एक खेतवा जोते जाता है, कोई जोतता है तब घास उगता है, ऐसा हो जाता है, होता है ना। उसी प्रकार से बागवानी भूमि में कौन बाग बगीचा चाय ये सब खेत जुताता नहीं, ये सब ऐसी फसल लगता है। बात समझ आ रहा है? तो इसको बोलेंगे प्रतिभूमि के अतिरिक्त नहीं जोतने वाले भूमि। अब यहाँ ध्यान से देख, पुरातन में आ रहा था कि 5 वर्ष से कम, अब कोई भूमि मान ले 5 वर्ष से अधिक तक रह गया कोई भूमि, तो इसमें एक और कुछ आ जाएगा, 5 वर्ष से अधिक समय तक प्रतिभूमि, 5
5 वर्ष से अधिक भूमि तक प्रति भूमि, मतलब कोई ऐसा भूमि है जो 5 साल से ज़्यादा वर्ष तक टिक गया तो वो भी केकरा में आ जाएगा, इसी में आ जाएगा। जैसे 5 वर्ष से नीचे रहेगा तो पुरातन प्रति में आएगा, लेकिन 5 वर्ष से टप गया, 6 वर्ष 7 वर्ष 10 वर्ष 20 वर्ष तो किस में आ जाएगा, प्रति भूमि के अतिरिक्त नहीं जोते जाने वाली भूमि। जैसे देख कैसे, जैसे मान लो कोई 2 भाई है, दोनों भाई में हो गया लड़ाई, गोतिया की लड़ाई खतरनाक होता है पता है। वो भैया ओकरा कुछ करा, तू हमर खेत जोत में तो तोर मुड़िया काट देबो, और करा हमर खेत तू जोतेगा तो तोर मुड़िया हम काट देंगे। अब दोनों में हो गया लड़ाई, अब डायरेक्ट को जा नहीं रहा खेत जोते, जबकि खेत फसल लायक है पर कोई जोतना नहीं जा रहा, तो क्या होगा, केस होगा, पुलिस आएगा, थाना से ऑर्डर आएगा, कोई अभी खेत नहीं जोतेगा। ठीक है, अब केस हो गया, केस चलता है लंबा। अब मान लो केस खिंचाते खिंचाते चल गया, 5 साल से टप गया, तो कोई खेती नहीं ना करा उस पर, कोई फसल नहीं ना लगा, दोनों में से कोई नहीं लगाया, तो 5 साल से टप गया तो उसको हम किस में डाल देंगे, प्रति भूमि के अतिरिक्त नहीं जोतने वाले भूमि में डालेंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत हो रहा है। अब अगला पॉइंट हमारा है अकृष्य। कौन सा भूमि, अकृष्य भूमि। इसको भी हम 2 भाग में बांट के पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे बंजर भूमि या व्यर्थ भूमि, बंजर भूमि या व्यर्थ भूमि, और अगला बोलेंगे विनिर्माण भूमि। ठीक है, क्या बोले हम, इसको 2 भाग में बांटे ना हम, देख क्या बोले, बंजर या व्यर्थ भूमि, बंजर या, और दूसरा कुछ बोलिए विनिर्माण, विनिर्माण भूमि। समझो बात को ध्यान से, ये देखो बंजर भूमि कौन सा भूमि है, बंजर भूमि या व्यर्थ भूमि। बंजर का मतलब क्या होता है, जो बंजर है, जिस पर आप खेती उती नहीं करते हो, है ना रे। जैसे मान के चलो ईंटा पत्थर बालू कंकड़ कौची कुछ मिला हुआ, फालतू चीज खाली मिट्टी है, लेकिन उसमें अल वल मिला हुआ है, इसमें कोई खेती वगैरह, खेती लगा रहे हैं, कुछ फसलों उगा रहे हैं तो कुछ उगे नहीं रहा, तो उसको उसमें तो कोई फसल लगाएगा आदमी, मतलब ऐसे पड़ा हुआ शांति से मिट्टी खाली, तो कैसा भूमि हो गया, मतलब वो फसल के लायक नहीं है, तो बंजर भूमि। कैसा भूमि, बंजर भूमि। तो इसका कोई, तो ये बंजर भूमि समझ में आ गया आप लोग को। दूसरा होता है विनिर्माण भूमि। विनिर्माण का मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए कोई आदमी घर बना लिया, कोई भवन बना लिया, रेल ट्रैक पटरी बिछा दिया, सबका निर्माण हो गया, कहाँ हुआ, भूमि पर ना हुआ, कहाँ हुआ रे, तो तुम उसको कबाड़ करके खेती करेगा। अब अगर रेल के ट्रैक बिछ गया तो उस पर खेती भी होगा कुछ जिंदगी में, कभी खेती होगा, कभी नहीं होगा। उस पर तो ट्रैक बिछ गया, सड़क बना दिया, तो सड़क का कबाड़ के खेती करेगा, कभी नहीं ना करेगा, वो बन चुका है, तो मतलब निर्माण हो गया, क्या हो गया। तो वैसे भूमि को क्या बोलते हैं, विनिर्माण भूमि। और उसमें देखो अ माने नहीं, अकृषि माने खेती, यानी कृषि, जिस पे खेती नहीं हो वैसा भूमि। तो विनिर्माण भूमि पे भी खेती नहीं हो रहा है। अब विनिर्माण भूमि में कुछ कुछ बोले, सड़क, रेलवे लाइन, है ना, घर, कारखाना, स्कूल, सब कुछ है, लिखो लो जैसे में लिख लेना, सड़क, रेलगाड़ी, रेलवे लाइन, रेल पर कभी गधा रेल पे खेती होगा रे, रेलवे लाइन, कल कारखाना, कहता है रेलगाड़ी, तो कल होकर बस वो कहेगा तू, इत्यादि, है ना। ये देख बंजर या व्यर्थ, सॉरी ये विनिर्माण समझ में आ गया। तो विनिर्माण भूमि और बंजर या व्यर्थ भूमि किस में आता है, अकृषि भूमि में आता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, तो यहाँ तक समझने परेशानी, तो फट से छापिए इसको, आराम से साफ साफ उतारिएगा, 5 मिनट में ख़त्म कीजिए। आगे बताते हैं भूमि का ह्रास और उसका निम्नीकरण बताएंगे। चलिए लल्लू जी ध्यान दीजिए, देखो एक चीज़ याद रखना, इसको निबल बोई भूमि, कौन सा भूमि, निबल बोई भूमि। इसका एक और नाम होता है संकुल फसल, क्या होता है, इसको बोल सकते हैं, या एक और नाम है इसका संकुल फसल भूमि। ठीक है, याद रहेगा। तो भारत का अधिकतर किसान के पास कौन सा जमीन है, निबल बोई भूमि, यानी या फिर बोल सकते हैं संकुल फसल भूमि, याद रहेगा। चलो लिखो, चलो तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है, क्लियर। आप लोग को दिक्कत है, दिक्कत आप लोग को अगर नहीं है तो थोड़ा लाइक शेयर कीजिए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, आप लोग के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, थोड़ा शेयर तो बनता है ना। एक तो रोज़ा रखे हुए हैं, फास्टिंग में चल रहे हैं, आप लोग को पढ़ा रहे हैं, गला सूखता है ऐसे ही, है ना जी। ऊपर से गर्मी का मौसम है, रीना तो बैठ के पानी पी रही थी, हम तो पी भी नहीं सकते हैं, बताओ। पहली बात कि तुम लोग गलती करते, रोज़गार के सामने पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन पी लेता है। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, रोज़ा हम रखे हुए हैं, तुम लोग थोड़े रखे हुए हैं। चलो इधर आओ। तो क्या बोल रहे थे अभी हम, अब हम देखेंगे मिट्टी का ह्रास, क्या देखेंगे, यानी भूमि का ह्रास, सॉरी भूमि का ह्रास और भूमि का निम्नीकरण। ह्रास समझता है तुम लोग,
यानी भूमि ह्रास, भूमि ह्रास और भूमि निम्नीकरण, ठीक है। भूमि ह्रास का मतलब क्या होता है? भूमि ह्रास का मतलब क्या होता है? ह्रास का मतलब कमी, ह्रास का मतलब कमी, यानी भूमि का कमी होना, भूमि का कमी होना। तो भूमि ह्रास का मतलब होता है भूमि का कमी होना, और इसके बहुत सारे कारण हैं। भूमि का कमी होने का बहुत कारण है, एक एक करके देखेंगे। अच्छा, भूमि निम्नीकरण का मतलब क्या होता है भी पता लग ले। निम्नीकरण का मतलब क्वालिटी, हाँ, निम्नीकरण का मतलब क्वालिटी, कैसा क्वालिटी है। तो निम्नीकरण का मतलब क्वालिटी में कमी हो जाना, क्या हो जाना? कमी। जैसे ऐसे समझ तू लोग, जैसे मान ले समोसा खाते हैं कहीं से, फेवरेट समोसा, समोसा खाता है, हमेशा किसी दुकान से खाता है समोसा। एक दिन गया तो बोला यार अभी समोसा अच्छा नहीं बनाता है। सामानमा तो उतने बना रहा है जितना समोसा पहले भी 100 पीस छानता था, आज भी उतना ही छान रहा है, लेकिन क्वालिटी में कमी कर दिया, स्वाद में कमी कर दिया, उसका गुणवत्ता में कमी आ गया, आया ना। क्वालिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणवत्ता, ठीक ना। उसमें कमी आ गया, तो वही हो गया हमारे भूमि निम्नीकरण, मतलब भूमि के क्वालिटी में कमी आ जाना, यानी भूमि के जो गुणवत्ता होगा उसमें क्या हो जाएगा? कमी होना ही क्या कहलाता? भूमि निम्नीकरण कहलाता है। तो भूमि निम्नीकरण समझ में आ गया? क्या बोलो? भूमि के, चलिए बता, भूमि के किस में कमी आएगा? गुणवत्ता यानी क्वालिटी, हाँ, क्वालिटी को क्या हिंदी बोलते हैं? गुणवत्ता। भूमि के गुणवत्ता में कमी होना ही क्या कहलाता है? भूमि निम्नीकरण कहलाता है। इसके बहुत सारे कारण हैं जी, ठीक ना। देखो, मिट्टी में लवणता बढ़ जाएगा, अगर मिट्टी में लवणता यानी कैल्शियम मैग्नीशियम का, लवणता कैसे बढ़ता है? कैल्शियम मैग्नीशियम के आ जाने से, ठीक ना, ज़्यादा मात्रा में लवणता बढ़ जाएगा तो मिट्टी का क्वालिटी में कमी आ जाएगा। जल जमाव हो जाएगा तो मिट्टी के क्वालिटी में कमी आ जाएगा। वन होता है, वन के बीच में ढेर सारा खाली जगह पड़ जाएगा तो क्या बोलेंगे? मिट्टी के जवाब में कमी हो जाता है। या जहाँ पे ज़्यादातर बर्फीला ज़मीन होता है, इस सब वजह से मिट्टी में क्या होता है? मिट्टी के क्वालिटी में कमी आता है। तो निम्नीकरण आपको समझ में आ गया होगा, आया कि नहीं यार? अब हम देखेंगे भूमि ह्रास के कारण। सबसे पहले देखते हैं क्या कि जो हमारा भूमि ह्रास हो रहा है, इसके पहले जो भूमि की जो कमी हो रही है इसका मेन कारण क्या क्या है? हमें मतलब पहले हम कारण देखते हैं। क्या देखते हैं? कारण। तो सबसे पहला और मुख्य कारण, सबसे पहला है और मुख्य कारण जनसंख्या का लगातार रूप से बढ़ना। आप देख रहे हैं कि जनसंख्या लगातार बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो जनसंख्या के बढ़ने से मिट्टी की कमी हो रही है, भूमि की कमी हो रही है। जैसे मान के चलो कि पहले 100 आदमी था और उसके लिए कुछ ज़मीन पड़ा हुआ था, उसके घर में अब 150 आदमी हो गया और ज़मीन उतना ही है। आदमी बढ़ गया और ज़मीन उतना ही है, तो कमी हुआ कि नहीं हुआ? जो पहले लोग इतना पसर पसर के सूता था अब 31 में सूतेगा, कमी हुआ ना रे। उसी प्रकार से समझिए कि पूरा भारत में जो हमारा है क्षेत्रफल, उसमें जितना आबादी है उसके आबादी में अगर बढ़ोतरी हो रहा, दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है, तो दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, तो जब बढ़ रहा है तो क्या करेगा? घर की कमी हो रहा है, और घर की कमी हो रहा है तो आदमी क्या करेगा? घर बनाएगा नया नया, तो घर कहाँ बनाएगा? ज़मीन पर बनाएगा। एक समय ऐसा ना है कि ज़मीन में ना बचेगा, तो कहाँ बनाएगा? मथुआ पे। तो सबसे बड़का मुद्दा है ना जनसंख्या में वृद्धि। तो लिखेंगे पहला कारण क्या है? जनसंख्या में, सॉरी, भूमि में कमी होने का मेन कारण क्या है? हाँ, जनसंख्या में लगातार, डेली तो बढ़ ही रहा है, डेली पता नहीं कितना पैदा ले रहा है, जनसंख्या में लगातार वृद्धि होना, जनसंख्या में लगातार वृद्धि होना। अब ध्यान से देखो, जैसे मान के चलो, अब इसको एक और उदाहरण से समझा देते हैं कि एक घर में एक बाप है और एक बाप का पहले एक ही बेटा था, ठीक है। तो वो ज़मीन एक भाग में बटेगा, लेकिन कल होकर के वो उसका एक बेटा और पैदा ले लिया, मतलब 2 भाग में हो गया। तो ज़मीन का क्या हिस्सा लगेगा? 2 हिस्सा। फिर 3 बेटा तो 3 हिस्सा, 4 बेटा तो 4 हिस्सा। तो हिस्सा तो जब आदमी बढ़ रहा तो हिस्सा ही घट रहा है, यानी आदमी पहले कम था तो ज़मीन ज़्यादा था, आदमी बढ़ने लगा तो ज़मीन घटने लगा। इतने में एक हिस्सा लग गया, 2 भाग लग गया, 3 भाग लग गया, सबका बंटवारा हो गया, थोड़ा थोड़ा मिला सबको ज़मीन, मिला कि नहीं मिला? तो उससे क्या हुआ? प्रति व्यक्ति भूमि का क्या हो जाएगा? कमी होना। नहीं, प्रति व्यक्ति भूमि घटा कि नहीं घटा? तो प्रति व्यक्ति भूमि का कमी होना, भूमि का
कमी होना। हाँ, मतलब प्रति व्यक्ति को जितना मिले उतना मिल नहीं रहा, कम मिल रहा है। क्या मिल रहा है? कम मिल रहा है। अब एक बात बताओ, जब प्रति व्यक्ति घर भूमि कम होने लगेगा तो एक समय ऐसा ना आ जाएगा कि रहने के लिए ना बचेगा। देखता है कितना कहता 3 भाई है, 33 जमीन में है, कैसे रहते, बेच दे, बोलता है। या जिसके पास दूसरा खेत उत है, संपत्ति पे जमीन में है, तो वो क्या करेगा? अपना जमीन बनाएगा, रहने के लिए जगह नहीं है तो खेत है तो जहाँ फसल लगाता था तो वहाँ पे क्या करेगा? घर बनाएगा, भवन बनाएगा। तो उससे भूमि की कमी नहीं हुआ? बोलो, तुम जो उसमें फसल लगा रहा था उसमें तू घर बना लिया तो भूमि की कमी हो कि नहीं हुआ? हाँ, तो यहाँ पे क्या बोल, एक तो तीसरा मेन कारण क्या हो जाएगा कि घर एवं भूमि का घर एवं भवन का निर्माण होना। घर एवं भवन का यानी घर और नया नया घर भवन का निर्माण हुआ ना जी, तो नया नया घर भवन का निर्माण हुआ तो क्या होगा? भूमि का कमी हुआ, एकदम 100% भूमि का कमी हो गया। अब देखो, अब जब तुम घर से अलगे हो गया है, घर अब अलगे बना के रह रहा है तो थोड़ा कमाने के लिए जगह, कमाने के लिए कुछ व्यवस्था चाहिए ना। आदमी जनसंख्या जब बढ़ता है, जनसंख्या जब बढ़ा तो उसके लिए काम का बोझ बढ़ेगा, तो काम करने के लिए कहाँ जाएगा? कल कारखाना में जाएगा, तो कर कारखाना बनाएगा तब ना जाएगा, नहीं कर कारखाना का स्थापना होगा। तो एक कारण और भी है, क्या? कल कारखाना का स्थापना। कल कारखाना का यानी कल कारखाना स्थापना कहाँ करेगा? जमीनिया पर ना करेगा तो भूमि पर ना करेगा, तो भूमि पर करेगा तो भूमि का कमी हुआ, एकदम 100% सर भूमि का कमी हुआ। अब बताओ, ये तो समझ में आ रहा है। कहीं कहीं तो लोग ऐसा देखा होगा, ऐसा ज़मीन होता है जहाँ पे काफ़ी दिनों से पानी जमा रहता है। जिससे तो हम लोग का पेट्रोल पंप पीछे है ना रे, मसौढ़ी रे भारत पेट्रोल पंप, कितना दिन से पानी वहाँ पर जमल है? जब से हम होश संभाले तब से देख रहे हैं पानी जमल है। 20 साल ऊपर का होगा है ना? कितना साल हुआ है? 30। बूढ़ा कर देगा ये सब गधावन, इतना नहीं हुआ रहे। इधर देख, कल कारखाना तो वहाँ पे हमेशा पानी जमल रहता है, वहाँ पे कभी खेती होगा? जमीन बर्बाद है कि नहीं है? बर्बाद है, यानी भूमि का कमी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो हो रहा है। तो क्या कह सकते हैं कि जल जमाव के कारण, यानी भूमि पर जल जमाव के, तो लिखो ये कारण नहीं भी कि भूमि पर जल जमाव का कारण, भूमि पर जल जमाव के कारण, जल जमाव के, हाँ, भूमि पे जल जमाव के कारण। अब एक चीज़ और देखिए, कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग सिंचाई करते हैं, यानी पानी पटाते हैं। सिंचाई मने समझ रहा ना, देहात के लेकर नहीं समझता है। सिंचाई करना मतलब खेत में पानी उनी पटा देना, ठीक है। तो ज़्यादा सिंचाई से भी, यानी अधिक सिंचाई से भी भूमि की कमी हो रही है, भूमि की कमी हो रही है। कैसे हो रहा है देखो, जैसे पंजाब उंजाब में बोले थे ना खेती उती होता है बहुत ज़्यादा, तो उधर बहुत ज़्यादा सिंचाई करता है, ठीक है। अब जैसे ऐसे समझो तुम लोग कि हाँ, तुमको पानी पीना है 1 गिलास और तू पी लेगा 1.5 गिलास, पी लेगा 2 गिलास, तो कुछ होगा? मशीन खराब होगा अंदर के? होगा खराब कि नहीं होगा? अनपच होगा, जो भी दिक्कत आए, पेट में दिक्कत आएगा। तो जब वो जिसको जितना सींचना चाहिए उतना ना सींचेगा कि एकदम मार के एकदम पूरा सींचते रहेगा, तो ज़्यादा सींचेगा तो उसका उर्वरकता में कमी आ जाएगा, और कमी आएगा तो मिट्टी, भूमि फसल लायक रहेगा हो, तो भूमि में कमी ना होगा, फिर क्या होगा? कमी। क्या बोल सकते हैं? अधिक सिंचाई के कारण, अधिक सिंचाई के अधिक सिंचाई के कारण। ऐसा पंजाब में ज़्यादा होता है ना। पंजाब में सवाल पूछ देगा, कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि बताइए कि पंजाब में भूमि ह्रास का क्या कारण है, मुख्य कारण बताइए। तो पंजाब में जो भूमि ह्रास का मुख्य कारण है ये अधिक सिंचाई। तो पूछेगा, बता देगा कि पंजाब में भूमि ह्रास का मुख्य कारण क्या है, तो क्या बोलेगा? पंजाब में अधिक सिंचाई होना, पंजाब में खेती के दौरान अधिक सिंचाई होना, ये इसका मुख्य कारण है। अब ये समझ चुके हैं, अब हम समझेंगे क्या कि जब भी भूमि का कमी हो रहा है, मतलब भूमि का ह्रास हो रहा है, तो इसको रोकने का उपाय होना चाहिए ना, यानी भूमि ह्रास के रोकने का उपाय, ठीक है। भूमि ह्रास रोकने के उपाय। तो रोको, ये ना कारण बन रहा है इसका उलट दो, जो कारण बन रहा है उसको उलट दो। तो पहला कारण क्या था? जनसंख्या में लगातार वृद्धि होना, जनसंख्या में लगातार वृद्धि होना। तो तुम क्या करोगे? जनसंख्या को कंट्रोल करो, उसको रोको, मतलब उसमें कमी करो। तो कमी करेंगे तो जो भूमि में कमी हो रहा है ना होगा। रोकने का उपाय हुआ कि नहीं हुआ? तो कैसे कर सकते हैं? जनसंख्या में लगातार कमी होना, लगातार जनसंख्या वृद्धि में क्या करेंगे हम? कमी कर देंगे, ठीक है ना। क्या कर देंगे? कमी कर देंगे। तो लगातार वहाँ वृद्धि, तो यहाँ कमी करेंगे,
लगातार जनसंख्या वृद्धि में कमी करके, यानी कमी करके, है ना, कमी करके कर सकते हैं, बोलो, एकदम बिल्कुल कर सकते हैं। चलो दूसरा पॉइंट समझते हैं। प्रति व्यक्ति भूमि का कमी होना, तो ये तो यहीं से डाउट क्लियर हो गया। जब आदमी घट गया तो प्रति व्यक्ति भूमि ऐसा नहीं होगा, अब कमी होगा रे, नहीं ना होगा, तो ये तो खत्म, ठीक है, इसको छोड़ो। फिर घर और भवन के निर्माण, तो जब आदमी घट गया तो नया ना घर भी नहीं बनेगा, तो ये भी खत्म, इसको छोड़ो। कल कारखाना का स्थापना करना, हाँ कल कारखाना का स्थापना करो ना, मना कौन किया है, लेकिन वैसे जमीन पे करो जहाँ पे खेती नहीं होता हो, यानी बंजर या व्यर्थ स्थान पर। कहाँ करेंगे, बंजर या व्यर्थ भूमि पर करिए ना। तो यहाँ पर लिखेंगे कि कल कारखाना का स्थापना कहाँ होना चाहिए, बोलो, स्थापना बंजर या व्यर्थ भूमि, हाँ, पर करके, बंजर या व्यर्थ भूमि पर। अब बंजर तो ऐसे भी भूमि बर्बाद था, कोई मतलब था नहीं उसका फसल उसल का, अब वहीं पर कारखाना आदमी लगाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है रे, कोनो प्रकार की दिक्कत नहीं है। अब अगला हम समझेंगे कि यहाँ पर हो रहा था भूमि पर, कहाँ चल गया, अच्छा हाँ, भूमि पर जल जमाव के कारण, यानी भूमि पर जब जल जमाव हो रहा था तो क्या हो रहा था, दिक्कत हो रहा था, भूमि की कमी हो रहा था, तो जमाव हो रहा था, इसको दूर कर दो, यानी भूमि पर जल जमाव को क्या करके, दूर करके, बोलो, हो सकता है। दूसरा, तीसरा, भूमि पर जल जमाव को दूर करके, कर सकते हैं सर, कर सकते हैं। अगला पॉइंट कौन सा है, देखो ये हो गया, अधिक सिंचाई करके तू कम कर, सिंचाई क्या करेंगे, हाँ, तो सिंचाई कम करके, यानी सिंचाई अगर हम कम करेंगे, यानी कम सिंचाई करके, सिंचाई कम करके मतलब कम सिंचाई करके, ऐसे लिख दो इसको, कम सिंचाई करके, कम सिंचाई करके हम क्या कर सकते हैं, भूमि में ह्रास के कमी को रोक सकते हैं। अब ध्यान से देखना, और क्या कर सकते हैं, तो कर सकते हैं ना, तो नहीं कभी मेला वाला घुमा है, गांव में मेला वाला लगता है, रात में मेला लगले, आज सवेरे उठ के गेली वहाँ पर से देख ली कि खाली कचरा भरल है, होता है ऐसा। अभी फील्ड पे अगर मेला लग जाए, बन्नी फील्ड पे, आज जैसे छठे में देखो, सही एग्जांपल दिया, छठ में भी हुआ कल परसों, कितना घाट पे कचरा फैला होगा, अब उसको छोड़ दो ऐसे ही, तो मिट्टी खराब नहीं करेगा, वो सड़ गल के मिल जाएगा, मिट्टी खराब हो जाएगा। या फिर तो नहीं कभी ऐसा देखा होगा कि शहर उहर में कि जैसे घर है, बीच में पड़ती ज़मीन है, तो ऊपर से चिमकिल पर सब गिरते रहता है, और ढेर सा चिमकिल जमा हो जाता है, जैसे क्या बोलते हैं उसको, खड़िया उड़िया में नहीं फेंक देता है सब ऐसे कचरा उचरा, ठीक है, तो उसमें मिट्टी खराब ना हो गया, क्या हो गया, खराब हो गया, तो इससे हम रोक सकते हैं। उसी प्रकार से जहाँ पे फैक्ट्री वगैरह होता है, मतलब कारखाना वगैरह होता है, वहाँ से भी कचरा वगैरह निकलता है कि नहीं निकलता है, और जहाँ तहाँ सब फेंक देता है, तो जहाँ तहाँ फेंक रहा था, ज़मीन अथी खराब नहीं हो रहा, उससे नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल हो रहा है। तो इस चीज़ को हम मना कर सकते हैं, मतलब उसको जहाँ तहाँ नहीं फेंकेंगे, जहाँ तहाँ नहीं फेंकेंगे, तो क्या कहेंगे कि कल कारखाना या हमारा जो भवन हो गया, उससे निकलने वाले जो बेकार पदार्थ है उसको जहाँ तहाँ नहीं फेंको, जहाँ तहाँ नहीं फेंको। तो लिखो कि कल कारखाना एवं भवन, है ना, भवन से निकलने वाले बेकार पदार्थ ना, जो आपका यूज का नहीं है, आपके काम का नहीं है, बेकार पदार्थ को जहाँ तहाँ फेंक करके कि ना फेंक करके, जहाँ तहाँ नहीं फेंक कर, जहाँ तहाँ नहीं फेंकेंगे तो उसके लिए कोई जगह बनाएंगे, वहीं फेंकेंगे, तो इससे क्या होगा, जहाँ बंजर रहेगा वहाँ फेंकेंगे, तो उससे थोड़ा कोई दिक्कत की बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो दूसरा हो गया। अब तो नहीं पहाड़ी क्षेत्र देखा है, पहाड़ ऐसे रहता है तब पहाड़ ऐसे है, ऐसे उठा हुआ तो पहाड़ हो गया। अब यहाँ पर खेती कैसे होगा, यहाँ पर अगर पानी गिरेगा तो पानी से ढलक जाएगा, अब पानी के साथ साथ मिट्टी एकदम बह जाएगा नीचे, बैग ना मिट्टी का अपरदन हो जाएगा, मिट्टी की कमी होगा। लेकिन हम इसको अगर यहाँ पर सीढ़ी नुमा खेती बना दो, ऐसे कर दो, ऐसे बना दो, देख सीढ़ी के जैसा बन गया, तो यहाँ पर हम आराम से खेती कर सकते हैं, खेती, बोलिए रीना जी, कर सकते हैं। तो जब खेती कर सकते हैं तो ये इसको मतलब हम कह सकते हैं कि पहाड़ी क्षेत्र में सीढ़ी नुमा खेती बनाकर भी हम मिट्टी के कमी को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। यानी पहाड़ी क्षेत्र में कैसा खेती करेगा, सीढ़ी नुमा, पहाड़ी
क्षेत्र में सीढ़ी नुमा खेती करके, पहाड़ी क्षेत्र में सीढ़ी नुमा खेती करके कोई दिक्कत नहीं। चलो एक पॉइंट और देख लेते हैं, समझ में आई चीज़ बात। यानी पहाड़ी नुमा खेती अगर सीढ़ी नुमा करेंगे पहाड़ी क्षेत्र में तो हमारा काम हो जाएगा। रेगिस्तान देखें ना, जैसे मान लो रेगिस्तान है, इसमें क्या होता है, बालू होता है, मरुस्थल भूमि है ना, मरुस्थल भूमि है तो बालू है। देखता है जब आंधी तूफान चलता है तो बालू पूरा उड़े लगता है, तो इसके आसपास का जो ज़मीन होगा जब आंधी तूफान चला तो बालू ऐसे जाकर ऐसे झाँक लेगा इसको, ये ज़मीन खत्म, खल्लास। आओ गया तो आओ इसको ऐसे झाँक लिया, ये भी इतना भी ज़मीन खल्लास, ये भी गया तो ये भी झाँक लिया, ये भी ज़मीन खल्लास। मतलब ये बालू जो है इतना में तो फैला नहीं था, जब हवा चला तो धीरे धीरे अगला मिट्टी को भी झाँक रहा है, तो झाँक रहा तो ये सब खराब ना हो रहा है मिट्टी, तो मिट्टी की कमी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसको कैसे बचेंगे, इसको बचने के लिए तुम क्या करो कि झाड़ी लगा दो, मरुस्थल की चारों पट्टी ऐसे किनारे किनारे क्या कर दो, झाड़ी लगा दो। और झाड़ी क्या करता है ना कि जब तो हवा आएगा ना इसमें आंधी तूफान, तो ये अपना पास से कुछ जा ही नहीं देगा, फंसा कर रख लेगा, अपने उलझा उलझा कर रख लेगा। बात समझ आ रहा है। जैसे घोंसला, घोंसला में कुछ जाएगा तो फंस जाएगा, उसी प्रकार से घोंसला का काम करता है। कुछ हो जाएगा आंधी से, जैसे बालू उड़ के गया इसको रोक लिया, जे गिरा दिया, आगे जाए नहीं दिया, तो क्या बोल सकते हैं, रेगिस्तान या मरुस्थलीय क्षेत्र के चारों ओर क्या लगाएगा तुम, झाड़ी लगाएगा, या फिर उसको रेगिस्तान बोलते हैं ना। तो ऐसे लिखो कि रेगिस्तान के चारों, दिख रहा नीचे देखो तो, चारों तरफ झाड़ी लगाकर, क्या लगाकर, झाड़ी लगाकर हम क्या कर सकते हैं, मिट्टी के क्षरण को, मिट्टी के ह्रास को, मिट्टी के कमी को रोक सकते हैं। एक और कारण है, 8वां है, ठीक है तो 8वां लिखो, 9वां नहीं रहे। अब हम कैसे कर सकते हैं, तो उत्तम टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी, उसको क्या बोलते हैं, प्रौद्योगिकी, यानी उत्तम प्रौद्योगिकी, उत्तम प्रौद्योगिकी, इसको टेक्नोलॉजी बोलते हैं। उत्तम प्रौद्योगिकी का उपयोग करके, है ना, उत्तम टेक्नोलॉजी उपयोग करेंगे, उपयोग करके तो हमको मिट्टी का क्या होगा, कमी होगा, मिट्टी के ह्रास में क्या होगा, कमी होगा। तो यहाँ तक समझ रहा है आप लोग को, कोई परेशानी है नहीं। तो इसको फट से उतारिए, तो जल्दी से उतारिए। इसके बाद क्या पढ़ेंगे, रोक दो ना, बताते हैं, फिर मृदा के बारे में बताएंगे। चलो तो हम लोग देख लिए कि भूमि ह्रास कैसे होता है और उसको रोकने का उपाय भी देखें, निम्नीकरण को भी समझ लिए, ठीक है। यहाँ तक किसको दिक्कत ना है। अब हम पढ़ेंगे मृदा के बारे में, यानी मिट्टी, मृदा बोले तो मिट्टी, मृदा या मिट्टी किसे कहते हैं, है ना, मृदा या मिट्टी किसे कहते हैं। तो देखो हम शुरू में बोले थे कि हम भूमि को मिट्टी नहीं बोल सकते हैं या मृदा नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ, भूमि जो है मिट्टी का आधार है, पर उसको हम नहीं बोल सकते हैं कि मिट्टी जो है, भूमि जो है मिट्टी है यानी मृदा है। अब समझिएगा बात को, हम बात करते हैं मृदा किसे कहते हैं। तो भूमि का ऊपरी परत, भूमि का ऊपरी परत जिसमें वनस्पति या उसको फसल बोल दो, ठीक है, जिसमें फसल उगता है ना, उपजता है, फलता है, फूलता है, बढ़ता है, ग्रो करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, मिट्टी या मृदा कहते हैं। तो क्या बोले, भूमि का वह परत, भूमि का वह ऊपरी परत है ना, भूमि का ऊपरी परत जिसमें फसल का क्या हो रहा है, जिसमें फसल उपजता है या उगता है, क्या होता है, जिसमें फसल उगता है और बढ़ता भी है ना, बढ़ता है, या आप कह सकते हैं कि फलता फूलता है, फूलता है, उसको हम क्या बोलेंगे, मिट्टी कहेंगे। हाँ, उसे मृदा या मिट्टी कहते हैं। अब हम देखेंगे कि जो मृदा होता है या जो मिट्टी होता है वो क्या, कैसा सजीव होता है कि निर्जीव होता है, कौन बताएगा। तो मृदा या मिट्टी जो है वो सजीव होता है, निर्जीव नहीं होता है, ठीक है ना। भूमि निर्जीव होता है, ठीक है, याद रखना, भूमि को निर्जीव कह देंगे पर इसको निर्जीव नहीं बोलेंगे, इसको सजीव। क्यों सजीव बोलेंगे सर, देख भूमि जो है, भूमि को निर्जीव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि भूमि जो है ना वो निर्जीव चट्टानों से मिलकर बना होता है, ठीक है। और इसको सजीव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मृदा में जो होता है ह्यूमस होता है। क्या होता है, ह्यूमस, ह्यूमस का मतलब, उसमें ह्यूमस का मतलब होता है कि वनस्पति
यानी पेड़ पौधे या फिर जो भी कीड़े मकोड़े जीव जंतु जो होते हैं, जब मर जाता है तो उसका सड़ा गला अवशेष उसी में रहता है। किसमें? मृदा में रहता है। या फिर मृदा में ही तुमको छोटे छोटे जीव मिलते हैं। चेड़ा वाला कभी मारा, कोड़ काट के निकालता है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम? सजीव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सजीव बोलते हैं। याद रहेगा। अब हम देखेंगे मृदा या मिट्टी का निर्माण। मृदा या मिट्टी का मृदा या मिट्टी का निर्माण आखिर कैसे होता है? ठीक है ना। मिट्टी का खाने का तो हो जाएगा। देखो, मान लो एक कोई बड़ा सा चट्टान है, पहाड़ है, ठीक है, ठीक ना। ये पहाड़ क्या होता है? ये पहाड़ टूटता है, फूटता है। बोलेगा सर अपने अपने कैसे टूटेगा फूटेगा? तो गर्मी से जानता है कोई चीज़ फैलता है, तो गर्मी में ये फैलता है और ठंडा में सिकुड़ जाता है। तो ये फैलाव सिकुड़ाव के दौरान इसमें तनाव उत्पन्न होता है, जिससे इसमें दरार वगैरह फटेगा और ये टूटने फूटने लगता है। और ये टूट फूट करके धीरे धीरे महीन महीन करने बदल जाता है। यानी कि सीधे हम कह सकते हैं कि चट्टानों के टूटने फूटने से ही मृदा का क्या होता है? निर्माण होता है। बात समझ में आ रहा है? और याद रखिएगा, 1 सेंटीमीटर कितना छोटा होता है? तूने स्केल पर देखा है? जब 31 होता है, 31, तो 1 सेंटीमीटर ऊंचाइया, मतलब इतना मोटा मिट्टी बनने में 400 से 500 साल लगता है। सोचो, लगभग 1 इंच बोल रहा है तुम, हम 1 सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं। 1 सेंटीमीटर बनने में उसको 400 से 500 साल लगभग लग जाता है। अभी कितना मिट्टी बना हुआ था, सब सोचो, प्राकृतिक कितना करोड़ों खरबों कुछ जाएगा वर्ष कितना लगा हो, तब जाके इतना मिट्टी का निर्माण हुआ है। बात समझ में आ रहा है? तो मिट्टी के निर्माण में क्या है, जल्दी बताओ। 1 सेंटीमीटर मिट्टी निर्माण में कितना होगा? कितना समय लग रहा है? 1 सेंटीमीटर मिट्टी निर्माण में लगा समय 400 से 500 वर्ष लगभग में, ठीक है। 400 से 500 वर्ष लगभग। अब हम देखते हैं कि मृदा या मिट्टी का निर्माण कैसे हो गया। ये तो पता चला कि सर समय इतना लग रहा है, ठीक है। कैसे हुआ? तो इसके कुछ 5 कारण है। तो एक रूस का एक वैज्ञानिक था, हाँ, रूस का एक वैज्ञानिक था जिसको हम भूशास्त्री बोल सकते हैं ना, भूमि के बारे में बताता है ना, उसको भूशास्त्री को, उसका नाम था दोकुचेव। क्या नाम था? फिर ढोकू बोले हम, धोकू नहीं, दोकुचेव नाम टेढ़ा है, ठीक ना, लेकिन पढ़ना है, ठीक है। तो दोकुचेव जो था वो रूस का भूशास्त्री था। क्या था? रूस का भूशास्त्री था। तो ये 5 कारक दिया। कितना कारक दिया? मिट्टी निर्माण के 5 कारक दिए। कितना कारक दिए जी? हाँ, इन्होंने मिट्टी निर्माण के 5 कारक दिए। कितने कारक दिए चला जी? 5। हाँ, 5 कारक दिए। हमारा हालत ख़राब हो रहा है। अभी शाम के पता चला कैसे स्थिति में रहता है। कल तो बहुत कस के प्यास लग रहा था, प्यास होने लगा था कल, भूख कैसा, नहीं तो पानी नहीं ना पी सकते हैं, तो रोज़ा तोड़वाएगा मेरा गधा। ज़्यादा बोलने से जो है ना गला सूख रहा है। इधर देखो, अच्छा करते हैं सवेरे। इधर देख, तो कितना कारक बताया मिट्टी निर्माण के? 5 कारक। सबसे पहला हम कारक देखेंगे स्थानीय जलवायु, कि वहाँ का जो किसी भी देश का, किसी भी जगह का, किसी भी स्थान का स्थानीय जलवायु कैसा है। तो सब जगह का अलग अलग होता है, होता कि नहीं होता है? जैसे समझना, ऐसी मोटा मोटी से समझो ना। भारत के लोग कैसा होता है, यहाँ सब मिलल जुलल है, मोस्टली सांवला मिलेगा तुमको। मोस्टली कैसा मिलता है? सांवला मिलेगा। लेकिन चल जाए दक्षिण अफ्रीका में, सब करियठा मिलता है, एकदम कोयला मिलता है, वेस्ट इंडीज में सब है ना, सब कोयला मिलता है, साउथ वन वाला। लेकिन फिर अमेरिका चल जाओ, रूस चल जाओ, जापान चल जाओ, सब गोर मिलता है, चिकना चिकना मिलता है। क्या रीज़न है इसका? जलवायु, स्थानीय जलवायु में अंतर। स्थानीय जलवायु में अंतर। तो जब स्थानीय जलवायु में अंतर के कारण आदमी का रंग बदल सकता है, तो मिट्टी का रंग नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। तो यही रीज़न है क्या? तो हम कह सकते हैं कि मिट्टी का जो निर्माण हुआ है तो सब अलग अलग टाइप से है। कहीं पे कोई मिट्टी है, कहीं पे काली मिट्टी है, कहीं पे पीली मिट्टी है, कहीं पे कोई मिट्टी है, ठीक है। तो इसका मेन कारण क्या है? स्थानीय
जलवायु, स्थानीय जलवायु, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट समझ में आया आप लोग को। यानी स्थानीय जलवायु के कारण जो है मिट्टी में क्या हो जाता है, एक पहला कारक तो ये हो गया। दूसरा कारण हम देखेंगे, कारक देखेंगे, दूसरा कारक का नाम है क्या, बोलो तो जरा, जनक है, क्या है देखो तो, हैं परवर्ती नहीं होगा, पूर्ववर्ती होगा, उसको जनक चट्टान, हाँ ये मन से ये अलग से दे रहा है, ठीक है ना। उस किताब में दिया होगा पूर्ववर्ती, क्या दिया है, पूर्ववर्ती ना है, पूर्ववर्ती चट्टान, और एक और दिया होगा खनिज कण कर कुछ होगा, देखो तो, और खनिज कणों है ना, खनिज कणों, यानी जनक चट्टान, जिसको हम पूर्ववर्ती चट्टान, जनक का माने, जनक का मतलब देख, जनक माने पिता संस्कृत भाषा, यानी कि जिस चट्टान से मिट्टी का उत्पन्न होता हो, जिस चट्टान से मिट्टी बनता हो, उसी को क्या बोलेंगे, जनक चट्टान। और खनिज कण मतलब वहाँ पे खनिज वगैरह का अथी होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसी को क्या बोलता था, एक कारण ये भी है, मिट्टी या मृदा का निर्माण होने का एक कारण ये भी है, जनक चट्टान या पूर्ववर्ती चट्टान। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। अब तीसरा समझिएगा पॉइंट, क्यों चाहिए, वनस्पति, वनस्पति और क्या हो जाएगा हमारे साथ में, जीव, है ना, वनस्पति एवं जीव। देखो मिट्टी निर्माण में ये भी मदद करता है, ये कैसे मदद करता है सर, तो ये है वनस्पति है। अभी हम ह्यूमस की बात किए थे, क्या बोले थे कि पेड़ पौधा जीव जंतु का सड़ा गला अवशेष होता है उसमें। तो जिस मिट्टी में वनस्पति होगा, जहाँ पे वन वगैरह होगा, जहाँ पे जंगल वगैरह होगा, बात समझ में आ रहा है, तो वहाँ पे जो पेड़ पौधा सड़ेगा गलेगा, ज़मीन के अंदर धंसेगा, तो जब ज़मीन के अंदर जाकर सड़ेगा गलेगा तो ह्यूमस की मात्रा बढ़ेगा, और ह्यूमस की मात्रा बढ़ेगा तो मिट्टी बहुत अच्छा होगा खेती के लिए, फसल के लिए। उसी प्रकार से जीव भी है, जीव भी मरेगा सड़ेगा गलेगा, ज़मीन के अंदर जाएगा तो ह्यूमस बनाएगा, ह्यूमस उसको कहेंगे, तो उसका मिट्टी की उर्वरता में क्या होगा, अच्छा मतलब मिट्टी की उर्वरता बढ़ेगा। तो मिट्टी के निर्माण में ये भी मदद कर रहा है, ये भी कारक है। यानी जिस मिट्टी में ह्यूमस रहेगा अच्छा, तो बोलेंगे वहाँ उत्पादन अच्छा होगा, खेती अच्छा होगा, पेड़ पौधा अच्छा से उगेगा। बात समझ में आ रहा है। तो पेड़ पौधा में भूमि निर्माण के लिए वनस्पति एवं जीव जरूरी है कि नहीं है, जरूरी है। अब एक याद रखिएगा, भूमि का आकृति, यानी भू की आकृति एवं ऊंचाई, तो कहेगा सर इसका कौन काम, तो ये भी मिट्टी निर्माण में हेल्प करता है। कैसे देखो, भूमि की आकृति सब जगह एक जैसन है, अभी ना बताए थे, कहीं पे मैदानों है यानी समतल है, कहीं पे पर्वत भी है, कहीं पे पठार भी है। तो तुमने अधिकांशतः देखा हो, जैसे गंगा नदी, तो गंगा नदी पानी बहा के लाता है, बोलो, तो पानी के साथ मिट्टी बहा के आता है, तो जब मिट्टिया बहा के आता है तो देखता है कहीं पे बाढ़ वगैरह आता है तो मिट्टिया ऐसे फैल जाता है। ये नदी है, बीच में बाढ़ आ गया तो पानी ओवरफ्लो हो गया, तो पानी खेत में चल गया, नहीं खेत में आ गया, तो इधरों मट्टी, जब पानी घटेगा तो खाली पानी यहाँ से बहेगा, इन्हें मट्टी आ गया, आए कि नहीं। तो ये मट्टिया कहाँ ओजे पड़ गया है, नहीं, कन्हू से बहा के लाया है मट्टी, कोई कहीं से मिट्टी को क्या किया, ये बहा के लाया है, लाया कि नहीं लाया है। तो समतल में क्या हो रहा, कहीं से बहा के ला रहा है ना। लेकिन ये ऊंचाई की बात करो, जहाँ ऊंचाई बोले तो पर्वत पठार है, तो पर्वत पठार है तो ये मिट्टी ऐजे से टूटता है, ये पर्वत चट्टान ऐजे से टूटा, ऐजे पर जम जाता है, ऐजे पर गिर जाता है, ऐजे पर रह जाता है। मतलब डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ऊंचाई पे भी डिपेंड कर रहा है और समतल पे डिपेंड कर रहा है ना। समतल है तो बहा के लेके चल गया, हुआ कि मिट्टी हियाँ लेके चलाया, और ऊंचाई है तो ओजे पर ही रह रहा है। तब भूमि की आकृति पर निर्माण डिपेंड किया कि नहीं किया, मिट्टी का निर्माण किया, कोई दिक्कत यहाँ तक। अगला बता, लास्ट है समय। अभी तुमको बता रहे थे हम समय के बारे में उधर, कि 1 सेंटीमीटर मिट्टी बनने में 400 से 500 वर्ष लगता है। तो मिट्टी के निर्माण में समय का भी योगदान है कि नहीं है, बोलिए आप लोग, है ना। तो मिट्टी का निर्माण कैसे कैसे होता है, किसका किसका योगदान है, उसके कितने कारक हैं। तो मिट्टी के निर्माण के कितने कारक, 5। ये किसने बताया था, तो रूस का वैज्ञानिक था, कौन, दोकुचेव, फिर ढोकू बोलता है, दोकू लिखल नहीं गधा, दोकू ढोकू लिखल तरह दिख रहा है, दोकुचेव, हाँ देखो तो ये बोल दिए, दोकुचेव। इसने तब पूछेगा मिट्टी के निर्माण के लिए जो 5 कारक दिए थे, किसने दिए थे, दोकुचेव ने दिए थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो रूस के वैज्ञानिक थे। कौन कौन था, तो पहला क्या था, स्थानीय जलवायु था, दूसरा क्या था, हाँ जनक चट्टान या पूर्ववर्ती चट्टान, जिसको बोल सकते हैं क्या हम, खनिजों के कण बोल सकते हैं। फिर हम तीसरा क्या बताएं, तीसरा बताए थे वनस्पति एवं जीव। फिर चौथा क्या बताए, भू आकृति एवं ऊंचाई। 5वां क्या बताए, समय। ठीक है, तो यहाँ तक समझने में दिक्कत है आप लोग को, नहीं। अब जरा सा हम देख लेते हैं मिट्टी के परत को,
ठीक है। मिट्टी के परत को देखो, देखो जैसे हम इसको बना देते हैं, ये क्या है? मिट्टी के परत है। मिट्टी के परत को हम 4 भाग में बांटेंगे। कितना भाग बांटे हैं? 4। पहला परत को बोलेंगे अ परत। कौन परत? दूसरा का बोलेंगे ब परत। तीसरा को बोलेंगे स परत। इसको बोलेंगे द परत। ठीक है ना। अब जो हम यहाँ पर लगा देते हैं पेड़, तब पेड़ जो रहेगा, ठीक है, पेड़ लगा दिए। देखता है तूने तरबूजा कभी खाई गया है? कहता नहीं, चिखाओ पहले भाई जी, मीठा हवा की, लाल हवा की, खट्टा हवा। तो ऐसा काट के देता है, तो देखता है ओकरे में ढेर मैंने मोटैया रहता है, लेयर रहता है ना, उसको छीलेंगे ढेर सा भाग, तो एक गुद्दा वाला भाग निकलता है, ऊपर का छिलका निकलता है, पीछे का निकलता है। तो उसी प्रकार से मिट्टी को जब तुम छीलोगे ना, तो तुमको 4 भाग दिखेगा। 4 भाग में दिखेगा। तो यहाँ पर देखो, जो ये जो पहला भाग है, पहला भाग दिखाई दे रहा है। तो जो मृदा होता है, जो मृदा होता है, उसी को बोलते हैं हम, हाँ, यानी इसको हम ऊपरी परत बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं ऊपरी परत। ऊपरी, और ऊपरी परत में ही ह्यूमस होता है। क्या होता है? ह्यूमस। ह्यूमस का मतलब कि इसमें पेड़ पौधा जीव जंतु का सड़ा गला अवशेष होता है। यानी कहने का मतलब है कि ऊपरी परत में ही कोई भी फसल, कोई भी पेड़ पौधा उगता है, फलता है, फूलता है, बढ़ता है। बात समझ आ रहा है? देखो पेड़ लगा हुआ है, जड़, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा नीचे बढ़ोगे चला जी, तो आपको यहाँ पर मिलेगा छोटा छोटा कंकड़ का पत्थर। ठीक है। तो जहाँ तहाँ मिला कंकड़ पत्थर, मतलब यहाँ पर मृदा नहीं है। यहाँ पर जो ह्यूमस मिलेगा बहुत कम मात्रा में मिलेगा, यानी यहाँ पर कोई फसल वगैरह नहीं होगा। लेकिन जैसे ही ओकरा से नीचे बढ़, आई परतवा के नामो लगले लिख लो चला, उप परत। उप परत, ठीक है, ठीक है ना। जैसे ही एक से नीचे बता तनी बड़का 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 मिलेगा। कौची? चट्टान। क्योंकि चट्टान से नहीं मिट्टी बनता है, चट्टान। तो ई परतवा के कौची बोल दिली सर? सब परत बोलेगे मध्य परत, बीच वाला भाग है। कौन परत? मध्य परत। जब एकरा से नीचे बढ़ेंगे तो चलो हियाँ पहुँचो, तो यहाँ बड़का चट्टान, जिसको हम कैसन चट्टान कही थी? मूल चट्टान। मूल माने जिससे बना है सब, है ना, मूल। ना पहले बड़का चट्टान था, ये टूटा फूटा था, इतना तक हुआ, आओ टूटा फूटा इतनी आओ महीन हो गया, तो यहाँ मृदा बन गया। बात समझ में आ रहा है? यानी इधर तुमको पानी भी मिलता है। देखता है बोरिंग करता है मिस्त्री आकर के, तब मिट्टी निकलते रहता है, हाथों से फेंकता है टिप 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 टिप। लेकिन जब मिट्टी निकलना बंद हो जाता है, कंकड़ उनको लावे लगता है, तो कुछ कहता है अब जहाँ इसको जाना चाहिए था पाइप चल गया है, मतलब पानी वाला जगह पे, वहाँ पे क्या मिलेगा उसको? कंकड़ होता है ना, पानी साफ रहता है। बात समझ में आ रहा है? तो मिट्टी के परत के भाग में बटा? 4 भाग में। अ ब स और अ परत को ऊपरी परत, ब परत को उप परत, स परत को मध्य परत, और द परत को मूल चट्टान, यानी सबसे निचली परत उसको बोल सकते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो इसको छापिए फट से, और अब इसके बाद बताते हैं मिट्टी उट्टी का बनावट बताएंगे। जल्दी सुधार, तो ढेर लगता टाइम हो गया। चलो अब पढ़ेंगे मृदा या मिट्टी के बनावट का आधार। ठीक है, मृदा या मिट्टी के बनावट के इसका 2 आधार है। ठीक है ना। चलो फटफट देख लेते हैं। इधर देखो, एक होता है भौतिक। क्या होता है? भौतिक बनावट। ठीक है ना, भौतिक। और दूसरा रासायनिक। रासायनिक बनावट। अच्छा, भौतिक बनावट का मतलब जिसको तुम ऊपर से देख के बता सकता है कि कैसन है, लाल मिट्टी है कि काली मिट्टी है ना, कि दोमट मिट्टी है कि कौन सा मिट्टी, ऊपर देख के बता देगा। ठीक है। और रासायनिक के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रयोगशाला में जाना पड़ेगा। प्रयोगशाला में जाएगा तब ना बताएगा, ऐसे थोड़ी बता देगा। तो हम पहले देखते हैं भौतिक बनावट को बांट रहे हैं, तो किस आधार पर? तो कणों के आधार पर। किसके आधार पर? कणों के जो बनावट रहेगा, नहीं, कणों के आधार पर बनावट देखेंगे। किसको? भौतिक बनावट को। तो लिखो कणों के आधार पर
हम बनावट को देख रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको देखो, भौतिक बनावट को जो हम बांटेंगे वो 3 भाग में बांटेंगे, ठीक है। पहला हो जाएगा, अरे यार सीधा हो ना, पहला बोलिए क्या गठन? बलुई मिट्टी, मिट्टी 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 के ना देख रहे हैं चला जी, कहाँ आप लोग हैं? गठन बोलता है बलुई मिट्टी, यानी बलुआ मिट्टी जिसको तो नहीं बोलता है। कभी नाम सुना है बलुआ मिट्टी का? हाँ। दूसरा हमारा कौन सा? चीका, चीका या चिकनी, चिकनी मिट्टी, चीका या चिकनी मिट्टी। और एक होता है दोमट मिट्टी, नाम सुना कभी सब? दोमट, एक को सुना है। चलो दोमट मिट्टी। अच्छा, सबसे पहले हम बलुई मिट्टी की बात किए थे ना, तो नाम है बलुई मिट्टी, मतलब बालू ज़्यादा होगा इनमें। तो वैसा मिट्टी जिसमें बालू की मात्रा ज़्यादा हो, और कीचड़, कीचड़ बोले तो पंख, कीचड़ को ही बोलते हैं पंख। तब ना देखता है कमल को क्या बोलता है? पंकज। जो कीचड़ में उगता है उसको क्या बोलता है? कमल। और कीचड़ को बोलता है पंकज, इसलिए उसको बोलता है पंख, तो उसको बोलते हैं पंकज, ठीक है। तो जिसमें बालू की मात्रा ज़्यादा हो और पंख यानी कीचड़ की मात्रा कम हो, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे बलुई मिट्टी। लिखेंगे जिसमें बालू की मात्रा अधिक हो तथा पंख, पंख बोले तो कीचड़, कीचड़ की मात्रा ज़्यादा हो, गधादास कम हो, उसको क्या बोलेंगे? बलुई मिट्टी। कैसा मिट्टी? बलुई मिट्टी जो होता है ना, पानी के बड़ा प्यासा, एकदम प्यासा ही होता है, प्यासा रहता है। देखता है बालू वगैरह रखा रहता है, पानी डालो, जितना पानी डालो सब सूखले जाता है, सूखले रहता है, पी ले, अब पीवो नहीं करता गधा, पानी जाता है बगल से निकल जाता है, बह जाता है, बता ना रे। यानी क्या होता है? पानी का क्या होता है? पानी का बहुत प्यासा होता है, पानी का बहुत प्यासा होता है। तो पानी का बहुत क्या होता है? प्यासा होता है। अच्छा, इससे फसल होगा? नहीं। तो ये फसल के लिए अच्छा नहीं है, यानी फसल उत्पादन के लिए अच्छा मिट्टी नहीं है ये। तो लिखेंगे फसल उत्पादन के लिए, फसल उत्पादन के लिए ये अच्छा मिट्टी नहीं होती है, या नहीं है, सीधे कह दो अच्छा मिट्टी नहीं है, सीधे लिखना अच्छा मिट्टी नहीं है या नहीं होता है, ठीक है। एक ही बात है। यहाँ आप देखेंगे इसको चिकना या चिका मिट्टी को, ठीक है। चिकना चिका मिट्टी, ठीक है। इसका उल्टा, एकरा में क्या होगा? कीचड़ ज़्यादा होगा और बालू कम होगा, तो लिख दो इसमें। तो उसी को क्या बोलेंगे? चीका या चिकनी मिट्टी। तो जिसमें पंख की मात्रा ज़्यादा, पंख बोले तो कीचड़, पंख की मात्रा अधिक हो एवं बालू की मात्रा क्या हो? कम हो, उसे क्या कहते हैं? ये पानी के प्यासा होता है, तो पानी के प्यासा बहुत कम होता है। क्या होता है? ओकरा एकरा से प्यासला नहीं रहता है, कम होता है लेकिन बहुत ही कम होता है। जैसे ये चीका मिट्टी तुम कहाँ मिलेगा? तो नदी वगैरह बाढ़ बाढ़ आता है ना, तो देखना बाढ़ बाढ़ आएगा ना, तो जब वो पानी हट जाएगा तो मिट्टी जब सूख जाएगा तो देखना वो पपड़ी जैसा फटे लगता है, पपड़ी के जैसा फटे लगता है, वही है चीका मिट्टी यानी चिकनी मिट्टी, ठीक है। तो ये क्या होता है? पानी का कम प्यासा होता है, पानी का कम प्यासा होता। अच्छा बताओ, क्या इसमें फसल क्या ये फसल के लिए मिट्टी अच्छा है? ये भी नहीं है। फसल के लिए भी मिट्टी अच्छा नहीं है। यानी कह सकते हैं कि फसल उत्पादन के लिए, फसल उत्पादन के लिए अच्छा मिट्टी नहीं होता है। बोलो कोई दिक्कत है? अच्छा मिट्टी होता है? नहीं होता है। अरे एकरा में एक चीज़ हम आपको चीज़ बता पहले, हाँ, जुताई होता है? इसमें जुताई भी अच्छा से नहीं होगा, इसमें जुताई अच्छा से नहीं होता है। और जब सूखेगा ना तो क्या हो जाएगा? दरार फट जाएगा। तो लिख लेना कि इसमें जुताई अच्छा से नहीं होता है, इसमें जुताई अच्छा से नहीं होता है, और सूखने पर
सूखने पर क्या होता है? हाँ, दरार फट जाता है, दरार फट जाता है। इसको समझो, दोमट मिट्टी किसे कहते हैं? दोमट मिट्टी का मतलब जेकरा में दोनों का गुण रहेगा, यानी कि एकरा में कौन था? एकरा में था कि बालू अधिक था, एकरा में कीचड़ अधिक था, लेकिन एकरा में बालू और कीचड़ दोनों बराबर रहेगा। क्या रहेगा? बालू कीचड़ क्या रहेगा रे? बराबर, यानी कि समान रहेगा। क्या रहेगा? समान। तो उसको क्या बोलेंगे हम? दोमट मिट्टी। तो लिखेंगे कि क्या लिखेंगे? जिसमें बालू एवं पंख, बालू एवं पंख बोले तो कीचड़, पंख बोले तो कीचड़ की मात्रा समान हो। हाँ, समान रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? उसको दोमट, समान हो तो उसे क्या बोलेंगे? दोमट मिट्टी कहते हैं। ये फसल के लिए अच्छा मिट्टी है? तो बिल्कुल है। ये क्या करता था कि पनिया, ये पानी खूब पीबे करता था, अब पनिया बहा देता था, और ये पानी पीता था लेकिन कम पीता था। अब जब ये दोनों का गुण एकरा में आ गया है तो ये पानी भी पिएगा, ठीक है, और कुछ हद तक इसको रोक के भी रखेगा ना, तो ये फसल के लिए फायदा करेगा। बस यानी कि फसल के लिए मिट्टी कैसा होता है? फसल के लिए यह मिट्टी क्या होता है? सबसे अच्छा है ना। लिख लेना कि यह फसल उत्पादन के लिए, यह फसल उत्पादन के लिए अच्छा मिट्टी होता है, अच्छा मिट्टी होता है। मतलब फसल उगाने के लिए कैसा मिट्टी है? अच्छा मिट्टी होता है। और इसी को हम जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। जलोढ़ समझता है? जलोढ़ का मतलब होता है कि जो जल के द्वारा लाया जाता है। जैसे कोई नदी वगैरह हो गया, अब मिट्टी लाया, ला के इधर मिट्टी बहा दिया, मतलब जल के साथ आया, ला के इसको ओढ़ दिया, ठीक है, यानी जल के द्वारा लाए गए मिट्टी को ही क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी। कौन मिट्टी? तो इसे हम कह सकते हैं कि दोमट मिट्टी को ही क्या कहते हैं? हाँ, या फिर कह सकते हैं कि जलोढ़ मिट्टी भी एक प्रकार का दोमट मिट्टी है। इसको लिख लेना यहाँ पर, उधर जगह नहीं, इधर लिख देते हैं, ठीक है। दोमट नहीं, हाँ, जलोढ़ मिट्टी भी एक प्रकार का दोमट मिट्टी है। आइए, हम लोग के पास ज़्यादा है मात्रा में, बात समझ में आ रहा है? यानी भूभाग में क्या है? ज़्यादा है। तो आपसे पूछ सकता है कि बताइए कि भारत में सर्वाधिक अधिक उपयोगी मिट्टी, भारत में सर्वाधिक अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सा है? तो दोमट मिट्टी। कौन सा मिट्टी? दोमट मिट्टी है। अब याद रखिएगा आप लोग, ये हमारे भारत में क्या होता है? भारत में ज़्यादा पाया जाता है ना। और ये मैदानी भाग में लाके इसको क्या करता है? सब बिछा देता है, नदी उदी लाया, जलोढ़ मिट्टी को बिछा दिया, ठीक है, इसीलिए उपज वगैरह ज़्यादा होता है। तो सब तो बता दीजिएगा कि भारत का सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सा है? दोमट मिट्टी। उसी को हम जलोढ़ मिट्टी ही बोल सकते हैं, है ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो फट से उतारिए, थोड़ा सा बचा हुआ 2 मिनट के लिए बता देते हैं, आगे हो गया। अब ध्यान से देखो, तो आपसे पूछेगा सवाल तो बता दीजिएगा। अच्छा बताओ, भारत में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सा है? हाँ, उसको जलोढ़ मिट्टी बोलो सीधे, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं ना। जलोढ़ मिट्टी को हम दोमट मिट्टी भी कहते हैं ना। तो जलोढ़ मिट्टी हमारा सबसे ज़्यादा क्या, भारत में सबसे ज़्यादा मिट्टी अगर पूछे, भारत में सबसे ज़्यादा उपजाऊ पूछेगा तो जलोढ़, या भारत में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला मिट्टी तभी जलोढ़, ठीक है, उपजाऊ बोले तभी जलोढ़। अच्छा, आप चलो, अब हम देखते हैं रासायनिक बनावट के आधार पर मिट्टी को कैसे कैसे। तो देख, सबसे पहले बताओ, रासायनिक के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको लैब में जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? लैब में। अच्छा, तो इसका जो मिट्टी का प्रकार होगा 2 टाइप से होगा। एक होगा अम्लीय, एक होता है भस्मीय, यानी जिसको बोलते हैं क्षारीय। क्या बोलते हैं? हाँ, यानी क्षारीय मिट्टी। क्षारीय मिट्टी, अरे हो गया लवणीय मिट्टी। अच्छा, मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए जो अच्छा मिट्टी का? हमारे मुँह में एकदम हाल ही पढ़ाया रहा गधा कहीं का। 7 होना चाहिए, हाँ, 7 के लगभग में रहे, 7 के लगभग में, तब मिट्टी अच्छा है, फसल वसल अच्छा से होगा। अब तो नहीं खुद फैसला कर लेगा अम्लीय क्षारीय। पढ़ाया ना अब इसका पहले ही पढ़ाया है, चैप्टर 2 पढ़ाया केमिस्ट्री में। क्या होगा बताओ? जिसका पीएच मान कितना होना चाहिए? जल्दी बोल, फट से। 7 से कम। हाँ, गुड। जिसका पीएच मान 7 से कम हो तो क्या होगा? अम्लीय मिट्टी बनेगा। कैसा होगा? और मिट्टी की अम्लीयता दूर करने के लिए क्या करते हैं? जल्दी बताओ। हाँ, मिट्टी की, अब मिट्टी में अम्लीयता आ गया, क्या आ गया? अम्लीयता का गुण आ गया। तो मिट्टी में अम्लीयता को दूर करना है, क्या करना है? तो दूर करना है। तो दूर करने के लिए क्या करेंगे? कौन सी मिलाएंगे? बोल। क्षारीय में कौन सी होता है? चूना डाल, चूना डालते थे रे। यहाँ इसका पीएच मान कितना होगा? हाँ, पीएच मान 7 से
तो क्या हो जाएगा, मिट्टी क्षारीय अधिक हो, तो पीएच मान 7 से अधिक होगा मिट्टी का, तो क्या होगा, क्षारीय मिट्टी हो जाएगा, होगा, है ना। जिसका लिख दो, जिसका, यानी कि इसमें कौची का गुण आ गया रे, क्षारीयता का गुण आ गया। और मिट्टी की क्षारीयता दूर करने के लिए हम कौची मिलाते हैं, हाँ, तो कौन सा बोला, मिट्टी का क्षारीयता दूर करने के लिए क्या मिलाएंगे, नींबू, जिप्सम ना मिलाते हैं रे। सूत्र क्या होता है, गधा पढ़ता उड़ता है तू लोग रे, हैं, कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2 बताए थे, हैं, कौन पढ़ाई पढ़ के आता है ये सब, एक को तो नहीं कर रुख बताते हैं, अभी वीडियो बंद कर दे हमारा। यहाँ देखो, अब हम देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर, किसके आधार पर, बनावट के आधार पर देख लिए ना रे, हम बनावट के आधार पर देख चुके हैं। अब देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर मिट्टी के प्रकार, ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर मिट्टी के, हाँ हाँ, उत्पत्ति के आधार पर मिट्टी का जो प्रकार होगा, उत्पत्ति के आधार पर मतलब कैसे कैसे ये उत्पन्न होता है, इसके आधार पर 2 होता है। एक तो होता है स्थानबद्ध, एक होता है बाहित मिट्टी। कौन सा मिट्टी, हाँ, तो पहला हो गया स्थानबद्ध, हाँ, क्या बोले, स्थानबद्ध, या इसी को बोल सकते हैं अवशिष्ट, क्या बोल सकते हैं, अवशिष्ट, अवशिष्ट मिट्टी, स्थानबद्ध या अवशिष्ट मिट्टी। एक होता है बाहित, बाहित क्या होता है, बाहित इसी को बोलते हैं स्थानांतरित, क्या बोलते हैं, बाहित मिट्टी या स्थानांतरित, स्थानांतरित मिट्टी। अब समझ फटाफट कि हम स्थानबद्ध या अपशिष्ट मिट्टी किसे कहते हैं। तो ये जो मिट्टी होता है ना, ये मूल चट्टान के टूटने फूटने से मिट्टिया वहीं पर रह जाएगा। जैसे मान के चलो कोई चट्टान है और मिट्टी यहीं पर टूटा और टूट करके एजे पर रह गया, जैसे ऐसे समझ कि कोई बच्चा पैदा लिया और पैदा लेने के बाद मान लो पटना में पैदा लिया, और पटना में पैदा लिया, पटने में रहा, पटने में मर गया, मतलब कहीं गया नहीं। लेकिन एक बच्चा पैदा लिया तो जो वहीं पर पैदा लिया वहीं पर मर गया, उसको बोल दिए कुछ स्थानबद्ध, यानी उसी स्थान पर रह गया, या अपशिष्ट वहीं पर रह गया। अब पैदा लिया, बड़ा हुआ, शादी ब्याह किया, भाग गया अमेरिका, तो वहाँ से निकल पड़ा, तो उसको कैसा मिट्टी बोलेंगे, बाहित मिट्टी या स्थानांतरित। समझ में आया। तो इसको क्या बता, ये जो मिट्टी होता है ये किससे, मूल चट्टान के टूटने से मर रहा है ना, किससे मर रहा है, तो लिखो यहाँ पर कि मूल चट्टान, मूल चट्टान के टूटने, है ना, क्या करेगा, टूटेगा फूटेगा, यानी टूटने से मिट्टी वहीं रह जाएगा, टूटने से मिट्टी वहीं रह जाएगा। मूल चट्टान के टूटने से मिट्टी वहीं रह जाता है, वहीं रह जाता है, उसे क्या कहते हैं रे, हाँ, उसे स्थानबद्ध, हाँ, स्थानबद्ध मिट्टी कहते हैं, ठीक। इसको अबाहित, अबाहित में क्या होगा, हम क्या बोले, पैदा लिया भाग गया, यानी मिट्टी जो है बह के जाएगा। तो कैसे कैसे बह सकता है, तो जब नदी या हवा या हिमनद के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा देता है, किसको, मिट्टी को, है ना। जब नदी कमा हवा या हिमनद, हिमनद समझता है, बर्फ उर्फ, हिमनद क्या होगा, जब नदी हवा हिमनद क्या करेगा, के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करता है, पहुंचा देता है, तो उस मिट्टी को हम क्या बोलेंगे, हाँ, उसे हम बाहित मिट्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे बाहित मिट्टी कहते हैं। मतलब इसमें कैसे कैसे होगा, तो ये 3 प्रकार से होगा। देख, तो ये बाहित मिट्टी कैसे कैसे होगा, तो पहला तो नदी से होगा, ठीक है ना, बाहित मिट्टी का कारण देखो, पहला नदी से, दूसरा हवा से हो सकता है, और तीसरा होगा हिमनद, किस हो जाएगा, तीसरा यहाँ लिख देते हैं, ठीक ना, हिमनद। अब ध्यान से देख,
जो मिट्टी नदी के द्वारा बहा के लाएगा, क्योंकि बाहित मिट्टी है ना। अब बाहित मिट्टी का मतलब क्या होगी, बहा के कहीं से आ गया है, कहीं दूसरी जगह से उठ के चला, तो उसमें कौन कौन नदी योगदान करेगा, हवा योगदान करेगा और हिमनद। तो जो नदी मिट्टी बहा के लाएगा उसको कौन सा मिट्टी बोलेगा, जल्दी बोल। जलोढ़ मिट्टी नहीं बोला था, जो पानी के द्वारा आता है उठ करके, उसको कौन सा मिट्टी। तो नदी के द्वारा जो बाहित मिट्टी होगा उसको कौन सा मिट्टी बोलेंगे, जलोढ़ मिट्टी बोलेंगे। और जो हवा के द्वारा आएगा उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे लोयस। क्या बोलेंगे, लोयस मिट्टी। कौन सा मिट्टी, लोयस मिट्टी। और जो हिमनद के द्वारा, जो बर्फ के द्वारा बहा के, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हिमानी। कौन सा, नहीं हिमाद्री मिट्टी। कौन सा मिट्टी, हिमाद्री मिट्टी। तो बाहित मिट्टी में तीनों का योगदान हम दिखा दिए यहाँ पर। यहाँ तक समझने को दिक्कत है। अब फट से एगो और दिखा देते हैं। रंग के आधार पर, ये किसके आधार पर है, उत्पत्ति के आधार पर। अब पढ़ेंगे रंग के आधार पर। हाँ, रंग के आधार पर मिट्टी के प्रकार। तो रंग के आधार पर मिट्टी 4 प्रकार के। क्या प्रकार के, 2 3, ये कुछ हो गया 4। चलिए बता, पहला कुछ होगा। सबसे पहला होगा लाल मिट्टी। मतलब मिट्टी कैसा होगा, लाल रहेगा। ये करियठा होता है, काली मिट्टी। कैसा मिट्टी, काली मिट्टी। एक होता है भूरा। कैसा होता है, तो नहीं घर लिपाता है ना रे, तो भूरा भूरा हो जाता है। भूरा या अखरोट भी इसी के जैसा होता है, यही कलर का होता है, भूरे कलर का। तो भूरा या अखरोट मिट्टी, भूरा या। और एक होता है पीली मिट्टी। कैसा मिट्टी, पीली मिट्टी। तो ये किसके आधार पर है, किसके आधार पर है, रंग के आधार पर। लेकिन भारत का जो वैज्ञानिक है, भारत के मिट्टी को क्या भाग में बांटा है, 8 भाग में। कितना भाग में, कौन कौन। पहला हमारा है जलोढ़ मिट्टी, फिर हमारा दूसरा लाल मिट्टी, काली मिट्टी, फिर है लेटेराइट मिट्टी, ठीक है ना। मरुस्थलीय मिट्टी हो जाएगा, पर्वतीय मिट्टी हो जाएगा, और लवणीय मिट्टी हो जाएगा, और एक हो जाएगा पीटमय मिट्टी, ठीक है। इस सब के बारे में हम लोग कब पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। और उससे क्वेश्चन एकदम बनता ही बनता है, ठीक है। जो कल बताएं, कल का क्लास एकदम इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कल वाला से क्वेश्चन फंसता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल मिलेंगे आप लोग से। और काफ़ी लंबा वीडियो बन गया, ठीक है ना। लाइक शेयर जरूर कीजिए आप लोग, प्यारा सा कमेंट भी दीजिए, क्लास आपको कैसा लगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।